Assalamu alaikum everyone. I am Saeed Mujtaba again. This is part 2 of the analysis which I already did earlier. That was a live session. Now this is a recording session, and I have already shown the solutions and also a detailed solutions of the problems that were given in your UPSC CSAT 2023, and I hope that you are learning from that. I'll continue with that. जहाँ पे मैंने पिछले बार रोका हुआ था वहाँ से मैं फिर से ले रहा हूँ, ठीक है? So I'm going it. So this was the paper. This was the paper. So I started. This was the. I'm just taking up quantitative aptitude and reasoning part. I'm just taking quantitative aptitude and reasoning part. Do you understand? So this was not there. So here was the first question. We did this one, isn't it? We did this one. We did this one. ये हमने कर लिया. ये भी हमने कर लिया. This is again reasoning part. This again your this part. Okay, ये भी हो गया, ये भी हो गया. कहाँ पहुँचे थे हम? I think ये भी हो गया. Yes, we have done this as well, and we reach this point then. Okay, this was also done. काफ़ी सारे कर लिए थे हमने. Okay, this was the last one. Was the last one which we did, 26th one. Okay, this is the last one which we did. All right, coming to this point now. This is the question that we have. Again, बहुत ही ज़बरदस्त question दिया हुआ था. काफ़ी बेहतरीन question, in fact, I should say. Okay, so if you will see this one, this question. What does the question say? The question says that for any choices of values x, y, z, the 6-digit number of the form x, y, z is divisible by. अब मुझे आप बताइए ये x, y, z जो लिखा हुआ है फिर वापस x, y, z है, यानी x, y, z कुछ भी हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इट एज 2, 3 एंड 4, तो ये नंबर जो बनेगा वो 2, 3, 4, 2, 3, 4 बनेगा, isn't it? 2, 3, 4, 2, 3, 4 बनेगा. अंडरस्टैंड करना, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. 2, 3, 4, 2, 3, 4 बनेगा. अगर कोई सा भी आप नंबर लोगे फॉर x, y, z, जैसे मैंने लिखा x मान लीजिए 5 था, ये आपका 2 था, ये आपका 4 था, तो जो आपका नंबर फॉर्म होगा फ्रॉम x, y एंड z दैट विल बी 5, 2, 4, 5, 2, 4. भाई एक बात बताओ मुझे, 5, 2, 4, 5, 2, 4 तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये कब पॉसिबल होता है? ये कब पॉसिबल होगा? अगर आप किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया, टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने लिया 303, मुझे बनाना है 303 को, या 304 ले लिया मैंने 304, मुझे इसको बनाना है 304, 304. हाउ कैन आई डू दैट? देखिए मैं क्या करता हूं, मैं 304 को सबसे पहले, बिकॉज 3 डिजिट्स और ऐड करने, तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया. जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्या ये 304000 आ गया? बिल्कुल आ गया. अच्छा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था 304, राइट? For that I have to add again 304. I hope you got it. Or I can say, अगर मैं 304 इसमें कॉमन ले लूं, 304 कॉमन ले लूं, यहां पे आ जाएगा आपका 1000 और यहां पे आ जाएगा आपका 1. तो आइंदा हमेशा याद रखिए, जब भी आपका कोई नंबर हो और आप चाहते हैं कि वही आपका वापस रिपीट हो जाए, ये 3 डिजिट के लिए मैं कर रहा हूं, इसीलिए आपका यहां पे था, तो आपको क्या करना है? आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1001 से. डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यानी अगर आपके पास कोई नंबर एक्स वाई जेड है, भाई ये बहुत बेहतरीन तरीका है. अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर जो है एक्स वाई जेड बने, तो आपको इसको जो मल्टीप्लाई करना है वो 100% 1001 से करना है. और अगर 1001 से करना है, अब ये नंबर तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे एक्स वाई जेड, लेकिन 1001. अब हमें देखना है ये जो नंबर आपका आ रहा है ये किससे डिविजिबल है. तो हम एक काम करते हैं ना, मैं 1001 को ही चेक करूंगा, क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये आपका 13 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट एक्स वाई जेड, I have to ensure that it should 100% be divisible. So I will only check 1001, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, इसी को चेक करते हैं. क्या ये 7 से कटता है? 7 के लिए मैंने आपको 100% बताया था कि आपको मैंने बोला था लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई बाई 5 कीजिए, 5 आ गया वो इसमें ऐड कीजिए, कितना आ गया? 105. क्या 105 आपका डिविजिबल बाई 7 है? बिल्कुल है. किससे हो जाता है ये? 7 15s are. This means this is 100% divisible by 7. अगर मैं बोलूं 11 से क्या ये डिविजिबल है 1001? 11 के लिए हम क्या करते थे? ऑल्टरनेट प्लेसेस भी आप देख सकते थे, जैसे यहां पे इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस. जैसे मैंने इसको प्लेस नंबर 1 रखा, इसको 2 रखा, इसको 3 रखा, इसको 4 रखा, ठीक है?
तो आप न सारे ऑड वालों को ऐड कीजिए और इवन वालों को ऐड कीजिए। अगर ऑड वाली प्लेसेस को ऐड करेंगे ये 1 + 3 और ये बनेगा आपका 2 + 4, आई एम वेरी सॉरी, ये बनेगा 1 + 3rd प्लेस एंड 2 + 4th प्लेस। व्हाट इज एट 1 प्लेस? 1, एंड व्हाट इज एट दिस 3rd प्लेस? दैट इज 0। तो आपका एडिशन कितना आ गया? 1 आ गया। सिमिलरली अगर आप 0 + 1 करेंगे वो भी 1 आ गया। आप दोनों का हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 हुआ या 0 के बराबर हुआ तो वो गारंटीड आपका डिविजिबल बाय 11 होता है। मैं तो इसको डायरेक्टली देख सकता था क्या ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बता रहा था, तो इसीलिए आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कैसे करना है। सो दिस 1001 इज 100% डिविजिबल बाय 11। नाउ टू चेक आउट डिविजिबिलिटी बाय 13, लेट अस चेक इट आउट, डिविजिबिलिटी बाय 13 है या नहीं है। तो 1001 को डिविजिबल बाय 13 कैसे देखते हैं? हमने लास्ट डिजिट को खा जाइए, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, कितना हो गया? आपने बोला 1 × 4 कितना होता है? 4, वो इसमें ऐड कीजिए, कितना बन गया ये? 104। अगर ये नंबर तुम्हारा डिविजिबल बाय 13 है तो सारा का सारा नंबर यानी 1001 जो था डिविजिबल बाय 13 होता। 13 8 कितना होता है? आपने बोला 13 8 104, यानी 1001 जो आपका है वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। यानी इन शॉर्ट अगर आपका कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा वो तब बना होगा अगर आपने XYZ को मल्टीप्लाई किया होगा 1001 से, और अगर 1001 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो जो भी आपके यहां पे आप देख सकते हैं ये 7 से भी गारंटीड कटेगा, 13 से भी गारंटीड कटेगा, 11 से भी गारंटीड कटेगा। तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पे मैं ज्यादा आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड the best I can. So this is basically a solution video, not teaching you everything. That is impossible right now, but I am trying my level best. Coming to this one, I think this was an easy one. ठीक है। अरे एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबाइड ब्लॉक। कितने हैं टोटल? 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, ठीक है, आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी क्यूब बनाया हुआ है, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब सेम रखी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है जो वॉल्यूम आपका होता है वो क्यूब होता है, दैट इज साइड क्यूब। तो आप हर साइड को 5-5 मान के चल सकते थे। इसका मतलब ये है अगर मैं ऐसे बनाऊं इस क्यूब को मैं ऐसे बनाऊं, दिस इज द क्यूब विच इट विल लुक लाइक। अगर आप अच्छे से देखेंगे आपका क्यूब ऐसे बनेगा, ये आपका एक क्यूब बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, इजंट इट? ये क्यूब आपका ऐसे होता, आप अंडरस्टैंड करना। ऐसे ही इसके साथ दूसरा क्यूब, इसके साथ तीसरा क्यूब, इसके साथ चौथा क्यूब, डू यू अंडरस्टैंड? और यहाँ पे कितने क्यूब्स होते? ये आपके 5 होते। ये मैंने 4 ही बना दिए, थोड़ा सा छोटा बना दे। इट वुड हैव बीन लाइक दिस, 5 क्यूब्स। ऐसे ही यहां से भी आपके कितने हो गए? 5 क्यूब्स, 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहां से भी आपके होते 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही यहां से भी होते, ये तो ऑलरेडी 1 था, 2 3 4 और 5। ऐसे ही ये आपका क्यूब्स बनता है, क्यूब आपका ऐसे बन जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये आपके क्यूब्स होते हैं, आपको बाहर से ऐसे दिख, दिस हाउ इट विल लुक लाइक। ऐसे आपका नीचे से होगा। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। हर साइड से ऐसे क्यूब्स बताओ जिनके हर साइड जो है वो सराउंडेड होगा, उनका नेबर होगा कोई। भाई जितने भी ये बाहर वाले हैं ना, जितनी भी ये बाहर वाली लाइन है उसका तो हर साइड से तो क्यूब होगा ही नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ जितने भी इस लेयर के अंदर क्यूब्स हैं, क्योंकि यहां पे भी है ना, ये होता क्यूब, ये होता क्यूब, क्योंकि ओवरऑल आपके 125 है। डू यू अंडरस्टैंड? ये 3 यहां पे होते क्यूब्स होते हैं ना ऐसे। तो आपके जो अंदर क्यूब्स है वही आपके जो होंगे वो सराउंडेड बाय एवरी क्यूब होगा। तो आपको वही चेक करना था। लेकिन आप कैसे चेक करेंगे? आपको पता है, इधर से नजर रखिएगा, ये मेरा क्यूब है, ये बस मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये जो क्यूब है यहां से इसके कितने क्यूब है? 5। इधर से भी इसके कितने हैं? 5। और आपके इधर से भी कितने हैं? इसके 5 है। आई होप यू गॉट दैट, इजंट इट? तो मुझे आप एक चीज बताइए, बाहर वाले जितने भी क्यूब्स होंगे क्या वो सारे के सारे ऐसे क्यूब्स आपको लेने नहीं है? ये वाला साइड आपको लेना नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? हमें अंदर वाला एरिया यानी ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, बाहर का हम नहीं ले सकते। हमें इनफैक्ट ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला बीच वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि बाहर वाला आप ले ही नहीं सकते। यानी इसका मतलब है, देखो यहां से भी एक क्यूब कम हो गया, यहां से भी एक क्यूब कम हो गया, यानी इसका जो डायमेंशन इधर से भी एक कम हो गया, इधर से भी एक कम हो गया, और नीचे वाला भी एक क्यूब कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली लेयर भी आपको लेनी नहीं है। आपको हर साइड से एक एक लेयर जो है, यहां से देखिए, ये लेयर नहीं ले सकते, ये लेयर नहीं ले सकते, ये लेयर नहीं ले सकते, ये लेयर नहीं ले सकते।
जितने भी इस वाले एरिया में आपके क्यूब्स बनते हैं वही वो क्यूब्स होंगे जो सब साइड से सराउंडेड होंगे। तो मुझे बोलिए ये वाला जो आपका अंदर वाला ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनता है जो छोटे छोटे क्यूब से बना है, उसका साइज क्या होगा? सर अगर आप ये वाला साइज देखोगे, ये एक क्यूब यहां से भी कम हुआ, यहां से भी कम हुआ, टोटल इसमें 5 क्यूब थे, तो हमें लेने हैं 3 ही क्यूब। सेम ये भी होगा, क्योंकि इधर से ऊपर से नीचे भी 5 क्यूब थे, ऊपर वाली लेयर नहीं लेंगे, नीचे वाली लेयर नहीं लेंगे, हमें बीच वाली लेनी है, यानी इसकी हाइट देखने के लिए वो भी आपका 3। डू यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली आप क्या देखेंगे, आप दूसरा वाला साइड भी देखेंगे, वहां से भी आपको एक साइड से कम हो जाएगा, एक साइड से कम होगा, यानी बीच वाला स्ट्रक्चर आपको लेना है, वही वो क्यूब्स होंगे जो आपके हर साइड से सराउंडेड होंगे। यानी आपने बोला 3 3 3, यानी आप इस एरिया में देखेंगे, 3 from this side, 3 from this side, 3 from this side. How many cubes will be there? You said 3 into 3 into 3, that is 27. I would have made a much better picture of this one to make you understand, but I think you already must have understood this one, because इस वाले में मुझे डायग्राम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने ये रफली बनाया, बट आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो भी आउटर लेयर वाले क्यूब्स है वो हर जगह जो है सराउंडेड होंगे, यानी वो हर साइड से सराउंडेड नहीं होंगे, बाहर वाली साइड तो फ्री होगा, यानी नीचे वाली सतह को काटो, साइड वाली पोजीशंस को काटो, ऊपर वाली पोजीशंस को काटो, जो बीच वाला पोर्शन बचा वो 5 में से 1 कम नहीं हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, यहां से भी कम हो रहा है, 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 यानी बीच वाली जो सरफेस है आपकी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 बन गई, और इसका मतलब है तुम्हारे 27 हो गए। आई होप यू गॉट। आगे चलते हैं अब। ऑलराइट, इफ यू मूव फॉरवर्ड, अगर आप इसको देखेंगे, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। ये देखिए, how many 8 distinct numbers can be found by rearranging the digits of number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd positions? You know, if you might have studied, जो इससे पहला वाला भी बैच था, आप लोगों में से जो सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा हुआ है, जब मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपका एक चीज पढ़ाया था जहां पे रिपीटेशन ऑफ प्लेसेस होता है, और ये रिपीटेशन ऑफ प्लेसेस पे ही सवाल बिल्कुल डाला गया है, चाहे अल्फाबेट दिया हो चाहे ये दिया हो। कितने डिजिट है? आपने बोला 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये क्या कह रहा है? सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस ओनली, यानी जो आपके पास ऑड डिजिट्स है, देखिए हमारे पास डिजिट्स 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी 4 2 बार है, 3 2 बार है, 2 2 बार है, 1 2 बार है, 2 बार है, ठीक है। अब ये पोजीशन नंबर 1 रखा, ये 2 रखा, ये 3 रखा, ये 4 रखा, ये 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा। अब ऑड पोजीशंस कौन कौन सी है? जैसे ये वाली है, ये वाली एक पोजीशन है, और आपकी ऑड पोजीशन ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, और ये एक पोजीशन है, यानी आपके पास जो टोटल ऑड पोजीशंस है वो 4 है। तो आपने बोला सर हमें जो है 4 पोजीशंस है, तो कितने तरीके हो गए इन नंबर्स को अरेंज करने के? आपके पास कितने ऑप्शंस है? आपने बोला सर 4 ऑप्शंस है हमारे पास, 4 फैक्टोरियल, इजंट इट? लेकिन सर एक मसला है, आपके पास नंबर भी कितने हैं? नंबर भी आपके पास 4 है। कौन कौन नंबर है? आप बोलोगे सर कहां है 4? भाई ये देखो, ये 1 है, दूसरा 1 है, ठीक है, तीसरा 3 है, ये भी 3 है, यानी ओवरऑल आपके पास 4 है। तो इसको बनता है तरीका कितना? 4 फैक्टोरियल का तरीका बनता है। पूरा सुनिएगा, 4 फैक्टोरियल का तरीका बनता है और डिजिट्स को अरेंज करने का, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 1 और 1 जो है सेम है, और अगर सेम है, जो अरेंजमेंट ये बनाएगा वो तो आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा, रिपीटेशन आएगा, यानी इसीलिए हम क्या करते हैं, जितनी रिपीटेशन है उसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 फैक्टोरियल। 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और आपका 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशंस बनेगी टू अरेंज योर ऑड वंस एट ऑड प्लेसेस। बट दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू अरेंज इवन at even positions. How many positions do you have? You have how many positions? You have still 4 positions, 1 2 3 and 4. And how many even digits you have? You have 4 even digits. Now if you have to place your 4 even digits, what will be the same scenario? 4 factorial, because you have 4 positions, you have to arrange 4. But again your 2 has been repeated 2 times and your 4 is repeated 2 times, so again it will be 2 factorial into 2 factorial. This is what you will have. If you will solve this, you will get your answer. What is your answer? You will say, इसको हटा देता हूं मैं अब, you will say this will be 4 factorial. 4 factorial is nothing but 4 into 3, isn't it? Into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. That is nothing but 4. I don't even need to write this, isn't it? This is very simple because this is your 4 factorial. Keep an eye here.
Don't ever write 2 factorial into 2 factorial. I know this is equivalent to 4, but don't say that this is equivalent to 4 factorial. Okay, keep an eye on that. People do these silly mistakes. Similarly from the other side as well, यहाँ पे भी यही बनने वाला है. ये होगा into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial कट गया, 2 factorial कट गया. यहाँ से 2 ones are, because 2 factorial is nothing but 2. 2 ones are 2 twos are, 2 ones are 2 twos are. So the overall answer is 6 into 6. And you will get what you call as 36 as your answer. Do you understand? Yes sir. तो आपका जो आंसर बनेगा 36. I have already shown this question. In fact मेरा वो वीडियो भी अवेलेबल है जो आपको मैंने ये दिखाया था. In case of repetition, यहाँ पे आपको अभी तो पढ़ा नहीं सकते. Anyways, अब ये आ गया आपका सवाल. What is the question? A, B, C. It's work, efficiency and time. ये मुझे बड़ा ही आसान सा लगा क्योंकि वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे स्टेटमेंट में डाल दिया है. सिमिलर क्वेश्चंस वी हैव डन ऑलरेडी. ओके, बट द वे ऑफ गिविंग द क्वेश्चंस और राइटिंग द क्वेश्चंस वाज वे टू, यू नो, आई कैन से दैट दे हैव एब्सोल्युटली जस्ट टेकन दिस लेवल अप एंड ऑलमोस्ट कैट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी. सो आई डोंट नो वेदर दे शुड हैव डन इट ग्रेजुअली बिकॉज इट हैज सरप्राइज सो मेनी पीपल. अब कुछ क्वेश्चंस आसान थे तो उसको अगर आप बना लेते वो आप अच्छी बात थी. कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ना भी सीखना आना चाहिए. कौन टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच विल गेट एडेड अप इन योर स्कोर शीट. So you just have to pass it, and if you know everything, that's very good. And we teach in a way that you should know everything. लेकिन फिर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है. तो इधर से देखें, ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन. देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाता हूं बिकॉज यहाँ पे, हाँ ओके, तो थोड़ा सा छोटा करते ताकि मुझे स्पेस भी मिले. नाउ इट्स फाइन. ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन. A करता है 8 दिन में, B करता है आपका 16 दिन में, और जो C है आपका वो करता है आपका 12 दिन में. ठीक है, अगर ऐसा करता है तो मैंने आपको पहले ही बोला है टोटल वर्क को हम एज्यूम कर ले. टोटल वर्क को एज्यूम क्यों करते हैं? बिकॉज आई वांट टू गेट देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज. अगर मैंने इसको एज्यूम कर लिया टोटल वर्क को, तो मुझे इसका एलसीएम निकालना सबसे बेहतर रहेगा, राइट? बिकॉज दिस विल गिव यू द गुड, यू नो, total work will be in terms of the least common multiple of these numbers. And what will that be? आपको सीधे 48 आ रहा है. 48 इसका एलसीएम आ गया, तो आपने टोटल वर्क जो है 48 आपने एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब मुझे बताइए A की एफिशिएंसी कितनी होगी, B की कितनी होगी, C की कितनी होगी? मैंने हमेशा आपको ऐसे बोला है, मैंने बोला है टोटल एज्यूम कर लो, आपको 48 ब्रिक्स लगानी है. A कितने दिन लगाता है? 8 दिन लगाता है. तो बताओ 48 वो कितने दिन में लगाएगा? आपने बोला या कितनी ब्रिक्स लगाएगा एक दिन में? 8 दिन में वो 48 लगाता है, क्योंकि टोटल वर्क सब सेम कर रहे हैं, तो वर्क इज कांस्टेंट. तो आपने बोला सर इसकी एफिशिएंसी 6, यानी 6 ब्रिक्स एक दिन में लगाता है. यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी 3 और यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी 4, क्योंकि ये 16 दिन में लगाता है 48, ये 12 दिन में लगाता है 48. तो एफिशिएंसी मतलब होता है पर डे वर्क. अब पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है. कह रहा है A अलोन वर्क्स ऑन मंडे. पहले A काम करता है, कब करता है काम? मंडे को. उसके बाद आता है B करता है ट्यूसडे को काम. उसके बाद आता है C करता है वेडनेसडे को काम. उसके बाद जो थर्सडे है वापस A काम करेगा, फिर वापस B काम करेगा. वही बोल रहा है. Then A alone can work on Thursday and so on. This means this cycle keeps on repeating. यानी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. पहले A आता है, फिर दूसरे दिन B करता है, फिर तीसरे दिन C करता है. तो अगर ऐसे ही करते रहे, मुझे एक चीज बोलिए, अगर आप पहले 3 दिन का ही देखेंगे तो मुझे बोलिए A पहले दिन मंडे को 6 लगाएगा, B तुम्हारा 3 लगाएगा, और तुम्हारा C कितना लगाएगा? 4 लगाएगा. आई विल चेक आउट वेदर दिस इज इन फ्रेम और नॉट. या दिस इज इन फ्रेम. ओके, तो वो 4 लगाएगा. यानी इसका मतलब ये हो गया 13 ब्रिक्स जो है तुम्हारी 3 दिन में लगती है. 3 दिन में तुम्हारी 13 ब्रिक्स लगती है. तो मुझे बोलो आपको लगानी 48 ब्रिक्स है. पूरा सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं. आपको लगानी 40 ब्रिक्स है. आप ऐसे देख लो, अब मैं डिवाइड यहां पे नहीं बोलूंगा. 13 डिवाइड बाय 48 डायरेक्टली कीजिए, या 13 3s are 90. देखे, पहले 3 दिन में 13 लगेगा, दूसरे 3 दिन में भी 13 लगेगा, तीसरे 3 दिन में भी 13 लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड? कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए. 9 दिन में कितनी ब्रिक्स लग गई? 39 ब्रिक्स. अभी कितनी रिमेनिंग ब्रिक्स है भाई? अभी तुम्हारी रिमेनिंग ब्रिक्स जो है वो तुम्हारी अभी भी 9 है. आई होप यू आर गेटिंग इट. अभी 9 बची है, लेकिन अब 13 और मत लाना,
क्योंकि ये अलग अलग काम करते हैं। इसको बस मैंने ग्रुपिंग एक साथ की थी। पहले कौन करेगा, मान लीजिए ये सारे तीनों, ये 3 दिन पहले एबीसी ने काम किया, फिर और एबीसी ने काम किया, फिर और एबीसी ने काम किया। अभी क्योंकि मेरी ब्रिक्स अब कम है, पहले दिन आएगा आपका ए इसमें से कितनी ब्रिक्स लगाएगा, आपने बोला सर ए लगाएगा 6 ब्रिक्स। उसके बाद बची कितनी, 3 ब्रिक्स, वो कौन लगाएगा, दूसरे दिन लगाएगा वो बी 3 ब्रिक्स। यानी टोटल डेज अगर आप देखेंगे दैट इज 9 + 1 दैट इज 11 डेज। यानी इनको जो काम करने में टाइम लगता है वो 11 दिन में हो जाएगा। अब पढ़ो इसने क्या लिखा है, कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। अब मुझे एक चीज बताइए, 11 दिन लग रहे हैं, इतना क्लियर है या नहीं। वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये चेक करते हैं क्या थर्सडे को ही खत्म होगा या नहीं। अब मुझे एक चीज बोलिए, स्टार्ट हुआ मंडे से काम और आपको इसमें जोड़ने हैं कितने दिन, आपको जोड़ने हैं इसमें 11 दिन। अब ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप इसको एक वीक ऐड करेंगे तो आपका जो 7th डे बनता है वो हमेशा क्या बनता है, संडे बनता है। तो इसके बाद आपको और कितने दिन लेने हैं, 4 दिन लेने हैं। आपको पता है चौथा दिन जो होगा वो 100% तुम्हारा थर्सडे होगा। तो तुमने बोला सर वो थर्सडे आपका आंसर है। यानी ऑड डेज 11 / 7 ऐसे भी कर सकते थे। कितना बचा आपका, 4 बचा, यही आपके ऑड डेज है। ऑड डेज आप किस में ऐड जोड़ दो, आपके ऑड डेज जो है 4, अगर आपका 4 ऑड डे आता है तो वो आपका क्या होगा, थर्सडे। बट प्रोवाइडेड because he has said it has started from Monday, तो मंडे से जो आपका चौथा दिन होगा वो आपका थर्सडे होता है। So only one was true, the first one was true. I hope this is clear. Let's move on to another one. I am trying my level best to explain it as well. Although इससे पहले जो थे students were here. Right now I am this is a very late class and I am trying my level best. Okay, because otherwise ये बड़ा लंबा हो जाएगा. All right. How many times I have taught this one? Okay, ये इस पे भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, इनफैक्ट इजी है ये वाला। चलो एनीवेज पहले ये देखते हैं व्हाट इज अ रिमाइंडर। बट इसकी जो वर्डिंग है वो बड़ी टिपिकल अच्छी सी खासी दी हुई है और बहुत प्रॉब्लम भी कर सकती थी। पहले ये वाला देख लेते हैं बिकॉज फिर से पढ़ाया हुआ है मैंने। आप मुझे बोलिए व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 100। आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने 85 लिखा, यहाँ पे मैंने 87 लिखा, ऐसे कितनी बार क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। अब आधे जो है, आधे अपना दिमाग लड़ाएंगे, बोलेंगे सब डिवाइड बाय 100 करना है ना, तो हम इसको क्लब करेंगे, इसको क्लब। एक बात बताओ, 100 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 100 से कैसे। अगर तुम्हें इसके अंदर फैक्टर दिखता है 100 का, ठीक है, आधे इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, 6 × 5 30, यानी 0 बनता है। एक 0 लगने से ये पता नहीं चलता वो 100 से कट रहा है या नहीं, यानी एक 0 लगने से ये पता चलेगा कि वो 10 से कटता है। अगर 100 से है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 0 होने चाहिए। तो 2 0 के लिए अगर आप इसको देखेंगे, क्या यहां पे फैक्टर ऑफ 5 है, 5 17 होता है, 5 फैक्टर है यहां पे, बिल्कुल है। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें भी 5 का फैक्टर है, डू यू अंडरस्टैंड। और 5 जो है 25 बनाते हैं, और 25 अगर बनाते हैं, इसमें अगर आप देखोगे इसमें 4 का फैक्टर भी है, बिकॉज 4 इंटू हाउ मच, 4 × 24 इज 96। तो अगर आप देखेंगे इसमें 5 × 5 × 4 आ रहा है, दैट इज 25 × 4 दैट इज 100। यानी इस नंबर को आप ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते थे, सम नंबर इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आपको फैक्टर ऑफ 100 ऊपर मिल रहा है तो अकल की बात है, ये पूरा का पूरा 100 से कटना था, यानी रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं आता, यानी आपका आंसर जो है 0 आता। डू यू अंडरस्टैंड। पढ़ाया हुआ है और आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसीलिए मैं इतना टाइम लेता हूं नंबर सिस्टम पे भी, ठीक है। तो आप लोगों का जो वो मिसकंसेप्शन था कि शायद इतना ज्यादा करना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर यू कैन डू दैट। Yes, you might not be able to do all the questions. Obviously, you will not be able to do all the questions. That too in an examination, when you are sitting in an examination. But there is no way you cannot pass. No way if you have studied it properly. So don't worry about that. Anyways, coming to this one now. The question says, what is the unit digit in expansion of this cyclic property? पढ़ाई है, हर नंबर की पढ़ाई हुई है। अगर आप 2 का देखेंगे, आपको पता है अगर आप 2⁻1 करेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा 2, 2 स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा 4, 2 क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा 8, 2 4 करेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा 6, 2 4s are 16 यूनिट डिजिट इज 6। अगर आप वापस 2 5 करेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा 2 5 is 32 यूनिट डिजिट इज अगेन 2, and you will see on जैसे 2⁻6 that is 64 unit digit is 4, it will keep on repeating after 4।
ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। सबसे पहले आपका 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर वापस 2, फिर वापस 4, वापस 8, फिर वापस 6, यानी 4 4 के बाद ये रिपीट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा नंबर आ जाए, क्योंकि हमें लास्ट वाला डिजिट देखना होता है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू, इफ आई हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट, आई विल टेक द लास्ट वन, बिकॉज दिस विल बी रेस्पॉन्सिबल ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिट डिजिट ऑफ होल दिस नंबर. So it is very much like this. What is this? This is 9 into 7 into 5 into 3 into 1 की जरूरत नहीं है. आपने क्या करना है, आप इसको डिवाइडेड बाई 4 कीजिए. क्या करेंगे आप, इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे. यहां से आप क्या करते हैं, यानी इस नंबर को आपने डिवाइड बाई 4 किया. आप कर भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे 9 इंटू 3 कितना होता है, 63. 63 इंटू अगर आप 3 करेंगे तो कितना होता है, 189. 189 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 945. आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 4 से. अगर आप डिवाइड बाई 4 से कर रहे हो, पूरा भी नहीं बैठना डिवाइड करने 4 से. मैंने बोला है लास्ट के 2 डिजिट्स देखो डिविजिबल बाई 4 में, क्योंकि आप इसमें क्या देखेंगे, आप इसमें रिमाइंडर देखेंगे. अगर आप इसमें देखेंगे 945, क्यों किया मैंने डिवाइड बाई 4, क्योंकि मुझे पता है 4 4 के बाद रिपीट होना है. इतने बड़े से कुछ नहीं होना है सर इसको, ठीक है. 4 4 के बाद रिपीट होना है, यानी चौथवा जो होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो 2 रेज पावर आपका क्या था, जैसे 2 रेज पावर 4 अगर आप देखेंगे वो 16 था. डू यू अंडरस्टैंड. तो अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल वैसा ही होगा जो आपका 2 रेज पावर ये था. ऐसे देखिए, ये यहाँ पे लिख रहा हूं आप लोगों के लिए. पहला वाला आपका अगर आप अच्छे से देखते, दिस वाज 2 रेज पावर, दिस इज 2 रेज पावर 1, दिस वाज 2 स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 2 रेज पावर 4. The unit digit was 2, unit digit was 4, unit digit was 8, unit digit was 6, and then again it will keep on repeating. यानी 2 4 8 6, यानी अगर आप 2 रेज पावर 5 देखेंगे वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 रेज पावर 1 है. अगर 2 रेज पावर 6 देखेंगे वो वैसा ही है जैसा 2 स्क्वायर है. इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप इस पूरे वाले वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कीजिए, उसके बाद रिमाइंडर चेक कीजिए. रिमाइंडर चेक कीजिए. अगर आप यहां पे देखेंगे, देखो अगर ये 944 होता तो पूरा का पूरा 4 से कट जाता, बिल्कुल कट जाता. रिमाइंडर क्या बचा तुम्हारा, 1 बच गया. तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जितना भी तुम्हारा ये सारा बकवास था ना यहाँ पे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 रेज पावर 1 है. यानी यूनिट डिजिट, नॉट द नंबर, यानी इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 रेज पावर 1 का होगा, क्योंकि 4 तक जितने भी आ रहे हैं वो आपके बराबर बराबर आपका क्वाड्रिप्लेट्स बन गए. उसके बाद जो पहला होगा उसका यूनिट डिजिट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपका पहले वाले का था. अगर आपका यूनिट डिजिट, अगर आपका रिमाइंडर 2 आता तो इसका यूनिट डिजिट वही होता जो 2 स्क्वायर का होता. अगर आपका यूनिट डिजिट, अगर आपका रिमाइंडर 3 आता तो इसका वैसा ही होता जैसा 2 क्यूब का आता. अगर आपका 4 होता तो मुझे आपको पता है इसका वैसा ही होता जो 2 रेज पावर किसका होता, ये 2 रेज पावर 1 का, ये 2 रेज पावर 2 का, ये 2 रेज पावर 3 का. और चौथवा वाला जो होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा. यानी कि क्या बोला, 4 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है ना. रिमाइंडर कहां तक होगी, 3 तक ही होगी. 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 1 कम होगा. इज इट क्लियर. 4 का मतलब है ये बराबर बराबर कट जाता है. डू यू अंडरस्टैंड. यानी रिमाइंडर 4 का मतलब होता है, यानी रिमाइंडर 4 नहीं है, रिमाइंडर 0 यहां पे लिख, ठीक है. तो एनीवेज यहां पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहां पे आपका रिमाइंडर 1 आ गया था, तो इसका वैल्यू वही होगा जो 2 रेज पावर 1 का होगा. 2 रेज पावर 1 इसका मतलब है यूनिट डिजिट जो इसमें होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा. मैं एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मुझे नहीं लगता सिर्फ वीडियो में सोल्यूशन दिखाना इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन से आपका थोड़ा सा रिपीटेशन भी हो जाता है. तो कीप एन आई हियर, एंड इफ यू रियली लाइक दिस यू जस्ट लर्न इट एंड जस्ट कीप ऑन लर्निंग इट. ओके, आई कांट से एनीथिंग. एनीवेज ये वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. So many questions have been given here, isn't it? एक और ये भूल गया था. अच्छा, क्या कह रहा है, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 10 पेयर्स ऑफ रेड, ओके, 9 पेयर्स ऑफ वाइट, 9 पेयर्स है आपके ये रेड ऑफ वाइट, एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक. शूज, ये सारे शूज है. ओके, 10 पेयर रेड के हैं, 9 पेयर व्हाइट के हैं और 8 पेयर ब्लैक के हैं, ठीक है. इफ ही रैंडमली पिक्स शूज 1 by 1, एक एक करके उठा रहा है, यानी हमारे पास टोटल शूज जो है, ये शू उठा रहा है, पेयर नहीं उठा रहा है, एक एक करके उठा रहा है. इसका मतलब है टोटल शूज यहाँ पे 20 होते, ये आपके 18 है, ये आपके 16 है. अब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ये एक एक करके उठाए विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक उठाया उसको वापस नहीं डाल रहा है, ठीक है, उसको साइड कर रहा है. तो उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज टू मेक, ठीक है, टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर. मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, दिस मींस यू हैव टू टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता मान लीजिए इसने पहले स्टार्ट किया,
इसने जब भी स्टार्ट किया सारे के सारे, मान लो इसको रेड उठा ही नहीं, इसको रेड कब तक नहीं उठेगा? देखिए इसने 18 बार मान लीजिए उठा लिया, इसका व्हाइट आ गया, ठीक है, 18 बार इसने अलग अलग उठाया, इसका पहले व्हाइट आ गया, 16 बार और उठाया तो इसका क्या आ गया? ब्लैक आ गया। मतलब ये जरूरी नहीं है पहले व्हाइट और ब्लैक आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब रेड नहीं आया। यानी टोटल इसने 34 बार, वर्स्ट केस बोल रहा हूं, 34 बार इसने कोशिश की और इसका रेड तो कभी आया ही नहीं। तो अब मुझे बोलिए 35th टाइम इसका 100% रेड एक शू आएगा, लेकिन ये मांग रहा है रेड पेयर, यानी इसको एक और बार उठाना है, तो 36 टाइम्स। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि 34 बार वर्स्ट केस का मतलब ये है आपने सारे व्हाइट भी निकाले, ब्लैक भी निकाले। अकल की बात है, अब जो आप 2 और उठाओगे तो वो तो रेड ही निकलेंगे, और आपका रेड पेयर जो है वर्स्ट केस सिनेरियो में मैक्सिमम जो आपका है 36 के बाद आना ही आना है। तो आपने बोला आपका आंसर 36 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका इंग्लिश के साथ खेला हुआ है यहाँ पे। अगेन दे आर पुटिंग एवरीथिंग, इनफैक्ट रीजनिंग भी जो है उसको क्वांट के साथ मिक्स किया हुआ है, कॉम्प्रहेंशन के साथ मिक्स किया हुआ है। सच ए ग्रेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड very difficult for some people. Okay, but if you will apply little bit of your brains and you have studied it, you can do it. It's not impossible to do it. But I definitely have sympathy for all of those who have not studied it this. Okay, let's see this one. See this question now. ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर से अगर आप देखेंगे इसको बहुत तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल बना देंगे। तो इसको हमेशा आप आराम से देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन? उसको करने हैं 25 रन, बैट्समैन को स्कोर करने हैं 25 रन। बाय स्कोरिंग कैसे कर सकता है? या तो वो सिंगल लेगा यानी 1 रन लेगा, या तो वो चौके मारेगा, या तो वो छक्के मारेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी इन्हीं 3 की कॉम्बिनेशन से 3 रन नहीं ले सकता, 2 रन नहीं ले सकता, 5 नहीं ले सकता, इन्हीं 3 की कॉम्बिनेशन से आपको 25 बनाना है। कह रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस मींस पहले छक्का मारा, चौका मारा, क्या मारा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बस ये बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ही स्कोर इट। देखो भाई, इसका एक तरीका बताता। देखो मैंने अभी क्या बताया, सारे कंडीशंस यहां पे ले लूंगा। या तो ये छक्का मार सकता था, या तो ये आपका चौका मार सकता था, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, या तो ये सिंगल ले सकता। पहला केस ये मैं इस तरह लिखता हूं, हाँ, मैं इसको छक्का, इसको चौके वाली लाइन मानता हूं, इसको मैं सिंगल वाली लाइन मानता हूं। ठीक है, अब इधर से देखना, यानी ये हुआ, अगर इसने छक्का, ये हुआ। अब बताइए, मान लीजिए इसको 25 रन करने हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम सिक्सेस ही कैन हिट? कितने सिक्सेस हो सकते हैं? पहला वाला मैंने केस लिया, अगर इसने हिट किए फॉर एग्जांपल 1 छक्का, ठीक है, या 3 से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने 1 छक्का मान लिया तो 6 रन हो गए, बचे कितनी तुम्हारी 19। उसमें से मैं अब बता रहा हूं चौके कितने मार सकता हूं, 19 में से 4 ही चौके मार सकता है, 5 नहीं, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपने बोला सर 4 मार सकता है, 4 मार सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है 4 मारेगा, ऐसा भी हो सकता है, इधर देखो 4 मार सकता है, ऐसा भी हो सकता है इसने कोई भी नहीं मारा, ऐसा भी हो सकता है इसने 1 चौका मारा, ऐसा भी हो सकता है इसने 2 चौके मारे, ऐसा भी हो सकता है इसने 3 चौके मारे, ऐसा भी हो सकता है इसने 4 चौके मारे। यानी अगर 1 छक्का मारा तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है चौकों की वो 0 से 4 तक जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? 0 1 2 3 4, और बाकी जो है जो भी इस वाले केसेस में बनता है वो इसने सिंगल्स लगाए होंगे। ठीक है, पहले 0 वाले केस में इसने बाकी सारे सिंगल लगाए होंगे, यानी पूरे 19 के 19 सिंगल्स मारे। ये वाले केस में तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी देखना आप मैं क्या कह रहा हूं। अगर इसने 2 छक्के मारे होते, बहुत टिपिकल यार, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था ये। डू यू अंडरस्टैंड? अगर इसने 2 छक्के मारे होते तो 12 रन हो गए, बचे कितने रन तुम्हारे? 13 रन बच गए। तो 13 रन में इसने चौके मारे हो गए, या तो चौके मारे हो गए या तो नहीं मारे हो गए। सर कितने मार सकता है, मैक्सिमम कितने मार सकता है ये चौके उन 13 रन में? अगर इसने 2 छक्के मारे तो मैक्सिमम ये मार सकता है 3, और 2 भी मार सकता था, 1 भी मार सकता था, कोई भी नहीं मार सकता था। ये सारी केसेस बनेंगे, यानी आपका जो केस बनेगा 0 से लेके 3 तक बनेगा, यानी 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर इसे कितने छक्के मारे होते? 2 छक्के मारे होते। अगर इसने 3 छक्के मारे यानी 18 रन तो छक्कू से ही हो गए। ठीक है, 18 रन छक्कू से हो गए। तो मैंने बोला 18 रन तो हो गए, बचे कितने छक्के, बचे कितने रन आपके पास? तुमने बोला सर बचे हमारे पास 7। डू यू अंडरस्टैंड? यहां पे 12 था, बचे 13 थे, तो 0 से 3 तक कुछ भी हो सकता था। तुमने क्या बोला? अब बोला तुमने कितने? 3 छक्के अगर इसने मारे तो 3 छक्के मारे तो चौके 2 नहीं आ सकते, 1 ही चौका आ सकता है, या तो कोई नहीं मारा होगा। यानी आपने बोला 0 to 1 पॉसिबिलिटी, अगर 3 छक्के मारे
डू यू अंडरस्टैंड? अगर इसने क्या किया, चारों के चौथा स्टेज ये है, अगर इसने 4 छक्के मारे, अगर इसने 4 छक्के मारे, अकल की बात है, यहां तो चौका कोई मार नहीं सकता, ये वाला केस एक बन जाएगा जब इसने 4 छक्के मारे, और एक केस बन सकता था जब इसने कोई छक्का नहीं मारा। अगर इसने कोई छक्का नहीं मारा तो यहां पे जो आपके केसेस बन सकते हैं, इफ ही हैज नॉट हिट एनी 6, डू यू अंडरस्टैंड? इफ ही हैज नॉट हिट एनी 6, क्योंकि इन्हीं से करना है ना इसको, इसने ये नहीं बोला है कि सारे करने ही करने हैं। अगर इसे कोई छक्का नहीं मारा होता तो मुझे आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, कैन यू टेल मी? तो चौकों की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ही कैन हिट? 6 फोर्स। तो आपने बोला 0 to 6 फोर्स, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, यानी 0। अब ये कितने केसेस बनते हैं जरा काउंट कर लेते हैं। सर ये बनेंगे आपके सीधे से सीधे 5 केस। 5 केस कैसे? जब एक छक्का है, या तो कोई चौका नहीं मारा होगा, या तो एक चौका मारा होगा, 0 1 2 3 4, डू यू अंडरस्टैंड? तो 5 केस बन गए यहाँ पे। इस वाले में कितने केसेस बन गए? आपने बोला 0 1 2 3, यानी 4 केसेस इसमें बन गए। इसमें कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस, 0 विथ 3 6 में पूरा अलग अलग ब्रेक करके किया मैंने इसको। ये वाला एक केस बन गया, जब इसने 4 छक्के मारे तो एक ही केस बनेगा। और ये वाला कितने केस बनेंगे? ये तुम्हारे 7 केसेस बनेंगे। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे, व्हाट इज 7 + 1, दैट इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 और 5 और 4 कितना हो गया? 19 केसेस बनते हैं। तो 19 केसेस बनते हैं। अच्छा, एक मिस तो नहीं कर गया मैं? नहीं, कोई मिस नहीं किया, क्योंकि वो सारे आपको जो दिमाग में आ रहा है ना, वो आप समझ लीजिए। मान लो आप बोलोगे ना छक्का मारा ना चौका मारा, भाई वो ऑलरेडी मैंने काउंट किया है, क्योंकि वो इसमें आता है। कोई छक्का नहीं है तो इसमें एक कंडीशन ये भी है, जब इसने कोई चौका नहीं मारा होगा। तो मैंने इसको फ्रेम ऐसे किया। ऐसे करना चाहिए आप लोगों को, ब्रेक करके करो और पता चल जाएगा कैसे करते हैं। यानी ये 19, बट दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव ऑन एंड डू अनदर वन। आई होप यू आर लाइकिंग इट, राइट? ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, कमिंग टू दिस वन, लुक एट दिस वन नाउ, लुक एट दिस वन नाउ। आई literally do not know how many might have done this one and how they have done this one. I can show you the best ways of doing it, but I still will tell you that कैसे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ये बोल रहा है, कह रहा है if A B C and D E F are both 3 digit numbers, एक तो A B C है और आपका D E F है। कह रहा है दोनों को ऐड करने से क्या हो रहा है, such that A plus B plus C plus D and E F are distinct non-zero digit, यानी ये सारे अलग अलग है। आपके पास 2 नंबर है, A B C D E F, इन दोनों को हमने ऐड किया। दोनों को ऐड करके जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1 1 1 1, ठीक है। और कह रहा है ये सारे के सारे जो है, ये A B B B C B D B E B C B, ये सारे एक तो नॉन जीरो है और सारे अलग अलग है, यानी रिपीटिशन नहीं हुआ है इनमें, रिपीटिशन हो ही नहीं सकता है इसमें, ये इसने लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? उसके बाद क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। तो इसको कैसे करना है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, मैंने इसको अलग तरीके से किया था, जस्ट हैव अ लुक हियर। मैंने इसमें सीधे हिट एंड ट्रायल किया, उसके बाद और भी दिखाऊंगा तरीका। लेकिन मैं अगर होता तो मैंने इसको पहले ही ऑलमोस्ट ब्रेक कर लिया। आई वॉज गोइंग लाइक, इसको मैंने मिडल बीच में ब्रेक किया। जैसे अगर मैं देखूं 555, 1110 का हाफ क्या होता है, या ऐसे करो ना, इसका हाफ क्या होता है। आपने बोला सर इसका हाफ, अगर आप 1110 का हाफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। तो मैंने एक को लिया था 550, ठीक है, दूसरे को मैंने लिया उससे एक ज्यादा, 500। ओ यार, दूसरे को मैंने लिया 500 एंड बचा कितना, 561। अब देखिए, क्या इन दो को ऐड करके मेरा 1111 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऐसा चाहिए, इट विल टेक अ लिटिल टाइम बिकॉज दीज आर सो मेनी क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, सो आई एम जस्ट चेकिंग इट। अभी लगेगा थोड़ा सा, 20 मिनट शायद, 25 मिनट, आधा घंटा कैन टेक। श्योर। तो दिस इज 550, दिस इज 561। मैंने ऐसे कर दिया इसको ब्रेक, बट दिस कैन नॉट बी A प्लस बी। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है, F है। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों कर रहे हो? सुनो, मैं इसमें ट्वीकिंग करूंगा। क्या करूंगा? ट्वीकिंग करूंगा। मैंने ट्वीकिंग करने की कोशिश की, ये 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो मैंने बोला सर अगर मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल 3 बना देता, इसको मैंने 5 6 3 बनाया, अब तीनों डिस्टिंक्ट बन गए।
लेकिन अगर मैंने यहां से 2 ऐड किया तो यहां से मुझे 2 घटाना पड़ेगा, यहां बन गया 548। अभी भी बात नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? क्योंकि यहां पे भी 5 दिख रहा है, यहां पे भी 5 दिख रहा है, ये सेम है, हमें सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने बोला सर फिर क्या करोगे आप जरा और कुछ देख लो। मैंने बोला ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 तो नहीं बना सकता मैं इसको, 4 हमने चेक किया, ये देखो अगर मैंने इसको 4 बनाया होता, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 4 बनाया होता तो यहां पे मेरे को 7 लिखना था, लेकिन भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम एक काम कर सकते थे, इसको भी हटा देते। देखो आपको थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 7 बना दिया, यानी इंस्टेड ऑफ 561 मैंने इसको लिखा 567। क्या लिखा मैंने? 567 यहां से मैंने लिखा। इसको मैं यहाँ पे ऐड क्या करूं, क्योंकि इससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया। इधर से देखेंगे, इसको मैं ऐड क्या करूं यहाँ पे ताकि ये बनेगा। आपने बोला सर 544 आई गेस, 544 ऑलराइट, 567 और यहाँ पे 5444। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये बन रहा है, देखो हाँ बन रहा है, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। अब देखो, लेकिन ये आपका आएगा नहीं। अब इसमें मैं ट्वीकिंग करने की कोशिश करता हूं। यार मैं दिखा रहा हूं कि आपको करना क्या, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिमुलेट in a fashion that how you can approach it in an examination. It's not necessary the way I will show you after this, you will do it in the same way when you will be in an examination. Just use your brains, okay? Not everything is written on the piece of paper or in the book, okay? You have to use little bit of brain. You can use it this way as well. तो मैंने इन 3 को तो डिस्टिंक्ट बनाया, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट बन नहीं रहा है। आपने बोला और ये 5-5 का भी मसला आ गया। अगर 5-5 का मसला आ रहा है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इधर पे मैंने इसको 4 कर दिया होता, इधर पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे मैं इसको बना रहा हूँ 5, अभी भी सही होगा। यहाँ से 100 कम किया, यहाँ से 100 बढ़ा दिया। ये 567 है, लेकिन ये 444 है। अब मसला यहाँ पे आता है, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। सर मैं क्या देखूंगा यहाँ पे? मैं ये देखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे कर सकता था, यार ये क्या हो रहा है, इसको मैंने सही किया था, यहाँ पे बिल्कुल सही किया था। 561 था, यहाँ पे 550 था, इसको मैंने ऐसे ही करा हुआ था। ये बड़ा ही टिपिकल सा दिया हुआ है। दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी लगे कि ऐसा नहीं है, एग्जाम में अप्रोच किया जा सकता है इस तरीके से भी। तो मैंने यहाँ पे 567 लिख लिया, मैंने इसमें देख लिया, और यहाँ से जो मेरा आता है वो 444 आता है। अगर ये 444 आता है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं एक काम करूँ, ये 44 सारे अलावा आ रहे हैं, सब कुछ अलग सा दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी में ट्वीकिंग करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं इसको 561 की जगह मैं ऐसे नंबर लिख लूँ। कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो जिससे हो जाए। नहीं बना, ऐसे नहीं बना, मेरे से अभी क्लिक नहीं हो रहा है ऐसे, तो मैं इसको किसी और तरीके से देखूँगा, किसी और तरीके से देखूँगा। इधर देखो, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ a + b + d, मैं ऐसे लिखूँगा a b c, और इसको लिखा मैंने d e f, ठीक है। और ये मुझे दिया है 1111 के बराबर, 1111 के बराबर। इसका मतलब है c + f जब मैंने किया तो 100% आपको जो यहाँ पे आया होगा वो 1 आया होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर ये 1 आ गया, पूरा सुनिएगा, अगर ये 1 आ रहा है यानी c + f का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 1 आ रहा है, या आपका 11 आ सकता था, ऐसा भी हो सकता था आपका 11 आ गया, एक कैरी हो गया। अगर एक कैरी हो गया आपका, तो इसका मतलब है इधर पे भी 1 आना चाहिए था। तो b + e का वैल्यू जब 10 होगा तभी जाके 11 बनेगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है b + e का वैल्यू तब जाके आपका 10 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 10 आ गया तो 1 फिर से कैरी हो गया। अगर 1 कैरी हो गया तो a + d का वैल्यू भी जो है वो अभी आपका 10 होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। यानी a + d का भी वैल्यू जो है वो आपका 10 के बराबर आना चाहिए। अगर आपको निकालना क्या था, a + b + d + e, सबका ऐड, तो आप सबको ऐड कीजिए ना, a + b + e + यहां से देखेंगे a + d + b + e + c + f, किसके बराबर आ गया? 10 + 10 + 11, हाउ मच इज दैट? दैट इज 31। तो योर आंसर इज 31। आई होप यू गॉट दैट, ओके। उसके बाद मुझे इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम आराम से डिस्टिंक्ट वैल्यूज बना सकते हैं। इसमें हम बड़े आराम से डिस्टिंक्ट वैल्यू बना सकते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, आप आराम से इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाना है जैसे a + d 10 लिया है, तो फॉर एग्जांपल आपने a + d ले लिया, आपने लिखा 5 + फॉर एग्जांपल आपने लिखा 6, 4 + 6 लिख लिया, यानी d को ये मान लिया। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे ना b + e को, तो आपको 10 बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है जैसे मैंने इसको 3 लिया, इसको मैं 7 ले रहा हूँ,
ठीक है, 3 + 7 अलग अलग रखा ना सबको। अब ये मुझे 11 बनाना है ना, 11 बनाने के लिए ना मैं आपका 4 ले सकता हूं, ना मैं 6 ले सकता हूं, ना मैं 3 ले सकता हूं, ना मैं 7 ले सकता हूं। अब 11 बनेगा तो बनेगा किससे? फिर मैं 8 और 3 भी नहीं ले सकता हूं, 9 और 2 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। इसको 9 लिया, इसको 2 लिया, इधर देखो, ठीक है, इसको 9 लिया, इसको 2 लिया। तो अगर अब कौन क्या है उससे मुझे कोई गर्ज नहीं, बिकॉज आई कुड हैव रिशफल्ड देम, बट टोटल ऐड करते हैं। मैंने लिखा 9 + 2 + 3 + 7, ये लिखा 9 + 2 + 3 + 7, इसको भी लिखा +4 + 6। कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस? इफ यू विल सी, दिस इज 10, this is your 10 and this is your 11. What is this? This is 30. So I have created a distinct value. और अगर आप देखना चाहते थे what could have been your B and C, A, B, C and what is your D, E, F, you can easily just frame it off. Do you understand? बट वैसे भी हो सकता था, अगर आप वैसे करते, अलग अलग करते, वैसे भी हो सकता था, क्योंकि मैंने जब पहली अटेम्प्ट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई ट्राइड दिस आई डिड इट इन दैट फैशन। अभी मेरा वो कहीं ना कहीं सीन खराब हो गया। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिए यार, ये रिव्यू है पूरे पेपर का, इसीलिए मैं टाइम भी लगा रहा हूं, वरना कोई फायदा नहीं है, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं उठा के सोल्यूशन डाल दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको डिफरेंट भी तो लगना चाहिए ना, आप कुछ सीख रहे हो। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स, ठीक है, 4 लेटर है हमारे पास, 4 एनवलप है, मैं 4 एनवलप बना रहा हूं, ये 4 एनवलप आ गए। And exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. अच्छा, यानी हमारे पास 4 लेटर्स हैं और हमारे पास 4 एनवलप्स है, E1, E2, E3, E4, 4 एनवलप, और हमारे पास 4 लेटर है, और सबका जो है एड्रेस एक एक है, मतलब हर लेटर जो है उसकी अपनी एक करेक्ट प्लेस है, ठीक है। यानी एक एक उसका एनवलप है, हर लेटर का एक एनवलप अपना है, अपना एनवलप है। कह रहा है इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवलप, अगर आप रैंडमली किसी भी लेटर को किसी भी एनवलप में डालोगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, isn't it? तो अब ये क्या कह रहा है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप, 1 letter goes into an incorrect, it's never possible. How is this possible? For example, अगर मैंने एक लेटर उठाया, इसने बोला है हर लेटर का अपना एक एनवलप है, अगर मैंने एक लेटर आपने गलत जगह पे डाल दिया, आप समझ रहे हो, एक लेटर मैंने गलत जगह पे डाल दिया, तो मान लीजिए जो दूसरा लेटर है, बाकी सारे तीनों कहां से सही हो गए? अगर तीनों सही होते तो ये भी सही हो गया होता। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने अपने लेटर को एक गलत एनवलप में डाल दिया तो यहां जो लेटर था जिसका ये एनवलप था वो तो यहां पे रहा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यानी इसने अपने साथ एक और खराब कर दिया। अगर आपने एक का गलत एड्रेस में डाल दिया तो जिसका वो लेटर था वो भी तो गलत एड्रेस में पड़ जाएगा। एक कहां से गलत हो सकता है? सिर्फ एक गलत नहीं हो सकता। Only one can never ever be wrong. Do you understand what I'm saying? It cannot be wrong. Only one गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम जो है आपके 2 गलत हो ही जाते। Do you understand? अगर ये करोगे तो आपको इससे 2 गलत हो जाएगा। So this is, it is not possible that exactly 1 letter goes into an incorrect. इसका मतलब ये होता है कि एक गलत में गया और तीनों जो है बाकी सही में गए। अब आप जरा थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, अगर बाकी तीनों सही जगह पे चले गए तो इसका मतलब है उन सब का वही एड्रेस था और हर लेटर का अपना, यानी जो आपने डाल दिया उसका भी वो एड्रेस था। ऐसा तो है ही नहीं, ये खुद बोल रहा है एक इनकरेक्ट है। अगर आप एक इनकरेक्ट करेंगे तो आपके उसकी वजह से 2 इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो एक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने बोला सर ये तो गलत है। देयर आर ओनली 6 ways in which 2 letters can go into the correct envelope। 2 तरीके हैं जिससे करेक्ट एनवलप में जाएगा। भाई एक चीज बताओ मुझे, एनवलप कितने हैं? 4। एनवलप कितने हैं सर? ये एनवलप जो आपके है वो 4 है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपने बोला देयर आर ओनली 6 ways in which 2 letters can go into the correct envelope। कितने लेटर हैं आपके पास? 2। यानी करेक्ट वे में 2 लेटर अगर आपको करेक्ट वे में किस में डालने हैं? एनवलप में, अपने अपने एड्रेस में डालने हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी सर? हमारे पास यहाँ पे 4 है, हमारे पास 4 चॉइसेस है और हमें लेना कितना है? आपने बोला 2 लेना है, तो आप 4c2 निकाल दीजिए सीधे। अब ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, तो ये बनेगा 4 factorial divided by 2 factorial, isn't it? That is 2 factorial. I hope this is clear to you all. Isn't this clear? This is 4c2. So this is 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So this will be 4 into 3 into 2 factorial divided by
This is 2 into 2, that is 4. 4 and 4 goes, so this is 3 into 2 factorial, that is nothing but your 6. Do you understand? तो आपके कितने वेज आ गए? 6 वेज. So this one is correct. अगर ये आपको समझ नहीं आ गया तो ये जब मैं ये वाली क्लास ले लूंगा परमिटेशन फॉर द न्यू बैच स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली टीच यू दिस. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. यानी 2 आपको लेने हैं, किसमें? आपके पास 4 का ऑप्शन है, आपको 2 देखने हैं. विच 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप. 2 लेटर्स जाने का करेक्ट एनवलप का, यानी 2 लेने हैं आपको. 4 है, आपको 2 को प्लेस करना है इन द करेक्ट एनवलप. सो दिस इज व्हाट यू विल. So there is this one was absolutely correct. Anyways, I think this is getting too late and there are so many questions that. So, all right, this one I will take later on because I have to just try and see this. Another one here. Just have a look here. A, B, C, D and are 2-digit numbers. A, B, C, D are 2-digit numbers. ये 2-digit नंबर है. Multiplying A, B with C, D results in a 3-digit number. कह रहा है A, B, आराम से पढ़ा करो. Into C, D कितना दे रहा है? 3-digit नंबर दे रहा है, और वो डिजिट नंबर भी दिया हुआ है, D, E, F दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका D, E, F दिया हुआ है. कह रहा है उसके बाद तुमने D, E, F को जो है ऐड किया एक और 3-digit नंबर, दैट इज G, H, I. और जो नंबर तुम्हारा बन रहा है वो बन रहा है 975. यानी वो बन रहा है 975. अच्छा, 975 बन रहा है. ठीक है, मान गया मैं. फर्दर A, B, C, D, E, F, G, H, I आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स. ये सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं. अच्छा, ये भी क्लियर हो गया. इफ E इज 0, F इज 8. अब ये खुद तुम्हें दे रहा है, कह रहा है E जो है उसका वैल्यू 0 है और F जो है वो 8 है. D क्या है मुझे पता नहीं है, और ये प्लस करके क्या मिल रहा है आपको? 975. तो इस सब को मैंने यहाँ पे हटा दिया, बस ये पता है मुझे A, B इंटू C, D ये मिल रहा है. अब अगर मैं ऐसे इस क्वेश्चन को देखूं तो इसका मतलब है 8 प्लस जो ये I है, I का वो प्लेस वैल्यू नहीं लेना, ये किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर. देखो 8 को I करके थोड़ी 5 आएगा, यानी इसका मतलब है 15 होता, एक कैरी हो गया है. तो अब जरा चेक करते हैं, 8 प्लस को क्या ऐड करूं ताकि 15 आ जाए? आपने बोला 7, यानी I का वैल्यू जो है फिलहाल मैंने 7 मान लिया, तो एक कैरी हो गया. जब एक कैरी हो गया, व्हाट इज 1 प्लस 0? दैट इज 1. 1 प्लस H कितना मुझे दे रहा है? 7 दे रहा है. 1 प्लस H 7. इसका मतलब है जो आपका H होगा, क्योंकि एक कैरी हुआ था ना, H जो आपका होगा, H आपका 6 होगा, अभी जाके बन रहा है. अच्छा, ये हो गया. अब D प्लस G आपका कितना बन रहा है? 9 बन रहा है. अगर D प्लस G आपका 9 बन रहा है तो अभी मुझे एक चीज बताइए, 9 बनने के काफी सारे तरीके हैं. D प्लस G जो है आपका 9 बन रहा है, काफी सारे तरीके हैं 9 बनाने के. जैसे 6 3 ले लिया, आप ऐसे भी लिख सकते. 9 किस किस तरीके से बन सकता है? आपने बोला सर हम स्टार्ट करेंगे 8 और 1. इज इट? आपने बोला 8 और 1. सुन लीजिएगा आराम से, क्योंकि D प्लस G क्या है? 9 बना रहा है, तो D प्लस G 8 और 1 भी बना सकता है. यानी D या G जो है या तो 8 होगा या तो 1 होगा. आपने बोला 7 2 भी बना सकता है, आपने बोला 6 3 भी बना सकता है, आपने बोला 5 4 भी बना सकता है. उसके बाद और नहीं बनाएगा. अगर आप छोटा छोटा करते जाएंगे वापस रिपीट होगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा. 8 1 क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे? नहीं सर, क्योंकि 8 ऑलरेडी है. इसने बोला है डिस्टिंक्ट है. भाई जैसे मैं तुम लोगों को ये पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग जाके कंपेयर करो, यू विल सी ओके हाउ आई एम टीचिंग यू. इट इज जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई एवरीथिंग. ओके, तो मैंने बोला सर देखो यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, 8 1 का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता क्योंकि 8 ऑलरेडी दिया हुआ है. 6 3 का नहीं आ सकता क्योंकि H ऑलरेडी 6 लिया हुआ है, सब डिस्टिंक्ट है. 7 2 आ सकता है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे भी जो I है 7 है. आप देखो क्वेश्चन क्या जबरदस्त दिया था, कितना डिफिकल्ट. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई विल से दैट दिस इज अ डिफिकल्ट इन एन एग्जामिनेशन. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. 7 2 का दिया, यानी एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 5 और 4 का. यानी या तो ये आपका 5 0, या तो D आपका 5 होगा, या तो ये आपका 4 होगा, या तो D 5 या 4 होगा, या तो G 4. यानी आपका जो नंबर बन रहा है, इधर से नजर रखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं अब इसी नंबर को. मुझे इतना पता चल गया, H आपका यहां पे लिख रहा हूं, H आपका 6 है, I आपका 7 है. ठीक है, और क्या मुझे दिया था? और मुझे पता है E हमारा 0 है, और हमें पता है F हमारा 8 है. डू यू अंडरस्टैंड? और F हमारा 8 है. उसके बाद ये भी मुझे पता है कि अभी जो D है, D हो या आपका कौन सा दूसरा कौन सा था यहाँ पे, D और G, या तो ये 5 या 4 होगा, या तो ये 4 या 5 होगा. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? दोनों में से एक. अब मुझे क्या कह रहा है? अब मुझे बोल रहा है AB और CD को मल्टीप्लाई करके जो है हमारा नंबर आया था. AB और CD को मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर आया था. हम दोनों कंडीशन लेके, जब D 5 भी होगा, जब D 4 भी होगा.
यानी ए बी इंटू सी डी जो है ये सब डिस्टिंक्ट है और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर आया था डी एफ। अब ई एफ तो हमें पता है ई एफ क्या है, ई एफ क्या था आपका 0 और 8, तो इसका मतलब हो गया आपने बोला था डी 0 8 है। अब डी का वैल्यू सबसे मैंने बोला 5 ले सकता हूं, मैं 5 ले सकता हूं वैल्यू, ये कभी भी नहीं। अब चेक करते हैं क्या मैं 5 ले सकता हूं डी का वैल्यू। सर अगर आपने इसका 5 वैल्यू लिया होता ना, इसका मतलब है यहाँ पे देखो ये भी डी है ना, यहाँ पे भी डी दिया था, तो ये भी यानी इसका मतलब है ये जो नंबर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसके लास्ट में 5 है, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 8। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यानी इसका वैल्यू शायद ये हो, डी का वैल्यू क्या हो यहाँ पे डी का वैल्यू 4 होना चाहिए। अब जरा चेक करो, यानी ये नंबर जो है 408 होगा। अगर ये नंबर तुम्हारा 408 होगा तो तुम्हारा जो GHI वाला वैल्यू था वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये क्योंकि अब 5 बनेगा, क्योंकि ये 4 आ गया, ये फिर 5 बनेगा, ये तुम्हारा एच जो था तुम्हारा 6 था और वो 7 था, यानी 408 और 567 तुम्हारे नंबर है, 408 और 567 तुम्हारे नंबर है, बिल्कुल 975 बन रहा है इसका, है ना, तो बराबर बोल दिया। अब यहां पे देखो, अब 408 देखो किससे बनता है, ए बी इंटू सी डी, लेकिन डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? बस इतना पता है कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना ये सी डी है, डी यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 है, तभी जाके तो यहाँ पे लिखा था। यानी कुछ ऐसा नंबर देखो, मैंने 401 के फैक्टर निकाले, मैंने बोला क्या 4 इंटू 102 नहीं होता है, मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, मैंने और ब्रेक किया, मैंने बोला इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 8 इंटू 51 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन मुझे 4 एक साइड से दिखना चाहिए। उसके बाद मैंने जब फिर से चेक किया, मैंने बोला ठीक है इसमें एक और फैक्टर बनता है 3 इंटू 17 का, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 24 इंटू 17। अब एक 4 मुझे मिला, लेकिन मसला इसमें ये आ गया, इसमें यहाँ पे 7 भी आ रहा है और हमारा 7 तो ऑलरेडी आई है। मैंने बोला 1 सेकंड वेट करते हैं, 1 सेकंड अगर आप वेट करेंगे, ऐसा भी तो मैं कर सकता, इसको मैं लिख सकता था 2 इंटू 12, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 12 इंटू जो 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 34। अब जरा चेक करो, अगर तुम इसको देखो ए बी और ये तुम्हारा दूसरा वाला जो है वो तुम्हारा क्या था सी डी, यानी डी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, यानी अब अगर मुझे क्या पूछा है निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये किसके बराबर 6 के बराबर। आप क्वेश्चन का लेवल देखो भाई, अगर फॉर एग्जांपल आपको बीच में ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्टली निकाल, इट्स इम्पॉसिबल राइट, अगर बीच में क्लिक हो गया, यानी ये जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, अगर मैंने डायरेक्टली पहले ही 4 लिखा होता तो मैं दिखा सकता था, बट दिस इज द प्रोसीजर, उतना ज्यादा करना नहीं है, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरीथिंग। दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, नेवर एवर इट हैज बीन आस्क्ड दिस वे, ओके, पूरा का पूरा कैट लेवल पे ले गए ये इस चीज को, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग समझ आ ही जाएगा, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स, देयर इज नथिंग यू कैन डू। ये भी मुझे लगता है मैं कल वाले सीक्वेंस पे रख लेता हूँ इसका, अब ये वाला पहले कर लेते हैं और जो लास्ट वाले हैं वो मैं ऑलरेडी जो नेक्स्ट वाला है क्लास, बिकॉज इट्स गेटिंग टू लेट, ओके, मैं नहीं चाहता मैं सिर्फ सोल्यूशन दिखाऊं और आप लोगों को जो है आप लोगों को कुछ पता ना चले, ठीक है। तो एनीवेज मैं तब भी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा आज, बिकॉज आई थिंक ओनली फ्यू क्वेश्चंस विल बी लेफ्ट आफ्टर दैट। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 रेज पावर, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस वाज नथिंग, कितनी बार पढ़ाया हुआ है। आप इसको क्या कर सकते थे, आप इसको 4 भी ऐसे भी कर सकते थे, देखो भाई आप इसको ऐसे भी बना सकते थे 2 स्क्वायर, इसके तो बहुत तरीके हैं बनाने के, आधे इसको 8 बनाते 2 क्यूब, लेकिन मैं 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका 96, 2 इंटू 96 इज 192 डिवाइडेड बाई 6, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 4/6 रेज पावर 96। अगर तुम लोगों को याद हो मैंने तुम्हें 4/6 प्रॉपर्टी डायरेक्टली भी पढ़ाई थी, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे देखो 4/6 रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 4, अगर तुम देखो 4 स्क्वायर बाई 6 रिमाइंडर क्या आता है तुम्हारा फिर से 4, अगर तुम देखो 4 क्यूब बाई 6 रिमाइंडर क्या आता है फिर से 4, चेक करो जितना भी है, यानी 4 रेज पावर n डिवाइडेड बाई 6 अगर करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर हमेशा हमेशा जो है वो तुम्हारा 4 ही आएगा। यहां पे भी वही बना, ये बना 4 रेज पावर 96 डिवाइडेड बाई 6, इसका रिमाइंडर 4, खत्म सवाल। ऐसे करते हैं इस सवाल को, मैंने पढ़ाया हुआ है और दिखाया भी हुआ है, ठीक है। आगे चले गए सर, अब ये देखो, अब ऐसी चीज जरूरी नहीं है आपको पढ़ाई जाएगी क्लास में, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल दैट एवरीथिंग कैन बी कवर्ड अप। जैसे ये वाला है, ये बना के दिया है, इट्स अ ब्रेन टीजर, और वो भी आपको स्टेटमेंट के तरीके से दिया गया है। आप ना इसे डरो मत करो,
आराम से देखा करो, एंड वंस यू विल सी इट आराम से, यू कैन इजीली सॉल्व इट एज वेल। ओके, जस्ट चेक इट आउट, एक बार जरा देख लीजिए। PQRST, 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स, खुद बोल रहा है। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं, आराम से पढ़ो, मुश्किल नहीं है ये मुश्किल नहीं है, बस हाँ जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको कंप्रहेंशन पढ़ने में मुश्किल आती है, उनके लिए ये मुश्किल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा करा हुआ है। मुझे तो आज कुछ रीजनिंग दिखता ही नहीं है, ना ही क्वांट दिख रहा है, मुझे सब कुछ मिक्स दिख रहा है इसमें, ठीक है, बस वही डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, I have really almost taught to the extent that you will definitely get it. लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, so just don't take it non seriously. It was not that I am teaching the level which is way beyond your examination. It's nothing like that. I really want your basics to be very strong. So inshallah आप भी कुछ अच्छा करेंगे. I'll be extremely happy if my videos, if my energy is helping you out. Okay. So I'll wish you success inshallah in future as well. यहाँ से देखेंगे कितने कैंडिडेट है, आपने बोला 5 कैंडिडेट है, PQRST। अगर 5 कैंडिडेट है, पहला वाला बोल रहा है 1 of PQ and Q, 1 of P and Q was selected for the job, और ये बोला ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी P और Q जो है इनमें से सिर्फ एक ही को जॉब मिला है, या तो P को मिला होगा या तो Q को मिला होगा, यानी ये मेरा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलेंगे। At least one of R and S was selected for the job। ओहो देखो भाई, फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी ये गलत है। At least one, पहले इसको छोड़ो, पहले ये देखो ये कह क्या रहा है, उसके बाद उसको बोलो कि जो भी ये कह रहा है वो गलत है, ठीक है। यहां देखो, at least one of R and S was selected for the job। What does at least mean? At least का मन हो गया कम से कम, यानी कम से कम R सिलेक्ट हुआ है, या क्या होगा, या तो S सिलेक्ट हुआ होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, या तो दोनों सिलेक्ट हुए होंगे, आर बी और एस बी। कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, इसका मतलब यही होता है, और ये कह रहा है ये गलत है। ये गलत का मतलब हो गया ना आर सिलेक्ट हुआ है, ना एस सिलेक्ट हुआ है, ना दोनों सिलेक्ट हुए। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझे या नहीं समझे, यानी ना आर सिलेक्ट हुआ है, ना आपका क्या आ गया दूसरा, ना आपका एस सिलेक्ट हुआ है, और इतना मुझे पता है पी और क्यू जो है उनमें से एक ही सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद लास्ट वाला क्या वैसे पूछ क्या रहा है, एटलीस्ट 4 वी आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। इसको तो मैं ऐसे ही आंख बंद करके काट दूंगा भाई, मुझे तो ऑलरेडी पता चल गया 5 थे, 2 तो सिलेक्ट ही नहीं हुए, वैसे भी इन 2 में से भी एक ही सिलेक्ट हुआ है, यानी मैक्सिमम जो सिलेक्ट हो गए वो कौन सिलेक्ट हो गए, या तो तुम्हारा पी, एक तो पी और टी होता सिलेक्ट, या तो अगर टी भी सिलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर आपका सिर्फ पी होता है, यानी 1 या 2 सिलेक्ट होते। एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, एस को तो मैंने ऑलरेडी पहले ही काट दिया, इसका आंसर तो मुझे तीसरा सेंटेंस पढ़ने से पहले ही आपका क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर देखेंगे एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस एंड टी वे आर सिलेक्टेड, एट मोस्ट बोल रहा है और ये ट्रू स्टेटमेंट है। एट मोस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा। अब यहां देखो इस स्टेटमेंट ने बोला एट मोस्ट आर एस टी, एटलीस्ट 2, एट मोस्ट 2, यानी ऐसा है कि आर और एस भी सिलेक्ट हो सकता था, आर और टी भी हो सकता था, जो भी हो सकता था। सर मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अभी हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया था उससे ये कंक्लूजन निकाला कि आर और एस सिलेक्ट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ये कह रहा है एट मोस्ट 2 का मतलब ये हो गया कि टी सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब ये नहीं होता, एट मोस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा उतना, तो उससे कम तो होगा ही, यानी टी सिलेक्ट हुआ है, यानी इसका मतलब है हमारा वाला केस ये बन रहा था। भाई मुझे नहीं पता है किसने क्या यहां पे बोला है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो 110% यहां पे जो है विद ऑथेंटिसिटी कह रहा हूं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए किसने क्या कहा है इस सवाल में, ठीक है। तो टी जो है सिलेक्ट हुआ है, तो पी और क्यू में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, पता नहीं चला कौन सिलेक्ट हुआ है, यानी ओवरऑल जो सिलेक्ट हुए हैं वो 2 ही हो सकते थे। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, कुछ भी क्यों ना दिया हो इसमें तुम निकाल सकते थे। तुम्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, इनको तो मैंने ऑलरेडी बोला था, मैंने बोला नाइदर 1 नॉर 2। बताओ क्लियर है या नहीं। अगर तुम आगे चलोगे इधर चलो, इतना ज्यादा है। अच्छा ये बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है और ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा सेम हमने सारे पैटर्न देखे हैं, सो देयर इज नथिंग टू क्लेम दैट मैंने ये कराया वो कराया है, ठीक है। जो आई हैव टॉट एवरीथिंग बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट वही क्वेश्चन आपको आएगा जो पढ़ाया हुआ है, और अगर आ भी जाए वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसमें खुश हो जाओ या मैं उसमें बोलूं देखो यही एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। आई एम नॉट द वन हु इज मेकिंग द हु इज टेकिंग दीज डिसीजंस, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, बट ये होना चाहिए कि आपने सारी बेस कवर कराई होगी इन बेसिक क्वेश्चंस,
जैसे ये वाला है, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, आपको मैंने सबसे पहले ये बोला इसमें आप ऑप्शन से ही खेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैं आपको तब भी बताऊं, मैंने आपको बोला था आप हमेशा इसमें काउंट किया करो, 1 2, देखो मुझे इसमें डी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो 3 3 का मत, ग्रुपिंग इसमें इंपॉर्टेंट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 का है, 20 का ये है, तो आप 4 4 का भी बना सकते थे, आप 5 5 का ग्रुप भी बना सकते। 4 4 का मतलब हो गया ये इधर पे 4, इधर पे 4, इधर पे 4, इधर पे 4, इधर, और यहाँ पे बन गया ए बी सी डी, फिर यहाँ पे बन रहा है बी सी डी वी, तो यहाँ पे पहला वाला भी अलग अलग आ रहा है, ये वाला भी अलग अलग आ रहा है, 5 का बना लो, 5 का बना लो, यहाँ पे हो गया ऐसे। दिस इज हाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, ओके, एंड लाइक दिस, सी ये मैंने ग्रुप किया, 5 5 का ग्रुप बना दिया। अब चेक करो कौन सा फिट बैठ रहा है, ये आपको देखो पूरा ग्रुप मिल रहा है, ये पूरा ग्रुप मिल रहा है, यही आपको क्लैरिटी देगा हो क्या रहा है, यानी कोई एक लेटर जो है शायद दुगनी बार रिपीट हो रहा है, दुगनी बार शायद रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन करने के लिए इतनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे शायद ए हो। अभी चेक करता हूं मैं ऑप्शंस के बगैर कर रहा हूं इसको, मैंने बोला ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे ए हो। अब जरा चेक करते हैं, यानी यहाँ पे ए पहले, उसके बाद दूसरे पे चला बी, शायद ऐसा हो गया है कि अब ये फिर शायद सी, ठीक है, फिर शायद यहाँ पे डी। अब जरा चेक कीजिए क्या सही आ गया, ए बी सी पहले डी पे गया, उसके बाद ए बी सी, आप समझे, पहले 2 ये हुए, फिर 2 बार सी आ गया, फिर 2 बार बी आ गया, 2 बार ए आ गया। कहां से पकड़ लिया उसको चेक करो, लॉजिक को चेक करो, आंसर बहुत सारे निकालेंगे, यानी डी डी सी ए मेरा आंसर आ जाए। आप ऑप्शन से भी कर सकते, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया सर, और कितने, ये मैं कल दिखाऊंगा इस वाले का, ये यू नो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये इफ P is true then both Q and S are, if R is true this is a question that UPSC never used to ask. I have checked out the papers of previous years as well, never ever have they asked. ये वाले क्वेश्चंस किसी एग्जाम में SSC हो कोई भी नहीं आते, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका कैट में आता है, ये वाला, इसको हम वेन डायग्राम से देखेंगे, वेन डायग्राम से ही ये हो जाएगा सर, ये वेन डायग्राम से होगा, कल बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। पहले मैं चेक करता हूं कितने हमारे पास क्वेश्चन बचे, उसी हिसाब से देखते हैं, लेकिन आई होप जितने भी मैंने दिखाए वो आपको आ गए होंगे, बिकॉज आई एम टेकिंग इट, मैं इसको सीक्वेंस ऑर्डर में ले रहा हूं। तो ये एक हो गया 48, ये आ गया आपका 49, ठीक है। अब ये वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि ये वाला 49 ये आप आराम से कर सकते थे। द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, ये है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। आदू ने इसमें ये भी किया होगा, उन्होंने किया होगा SEITILI, मतलब भाई एक बात बताता हूं, इसका कुछ मतलब होता है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर का मतलब है जब आप अल्फाबेट्स लिखते हो ना, ये हमेशा आपके प्लेस वैल्यूज के असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखते हो, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन इसको लिखना है। अगर आप इसको लिखेंगे तो करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ा आपको क्या दिखता है, या तो इसमें देखो आपको ऐसे लिखना चाहिए था, इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपने लिखा INMERE, इतना बड़ा सा दे दिया है ना, जो भी दिया है मैं बस इतने पे बताऊंगा, आप खुद ही बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। या चलो, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं सिर्फ इतने को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रिवर्स करूं तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसका प्लेस वैल्यू 9 है, इसका आपका 14 है, इसका आपका 3 है, इसका 15 है, इसका 13 है, इसका 16 है, इसका 18 है, इसका 5 है, 8 है, 5 है, 14 है। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे बड़ा है वो मुझे 14 R दिखता है, R को पहले लिखूंगा, यानी बड़े को पहले लिखा, ये खुद रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद इससे छोटा मुझे P दिख रहा है तो मैंने P को लिखा, उसके बाद मुझे इससे छोटा O दिख रहा है तो मैंने O को लिखा, उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, उसके बाद मुझे N दिख रहा है और N 2 बार दिख रहा है तो N लिखूंगा। ये हो गया अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर चलना। डू यू अंडरस्टैंड? यही चीज तुम्हें क्या करना था, यही चीज तुम्हें यहाँ पे लिखना, जैसे यहाँ पे T पहले, इसी तरह आप चेक करो फिर उसके बाद क्या आएगा। अगर T है उसके बाद तुम्हारा 100% तुम्हारा S आना चाहिए, क्योंकि वो 19 होता है। S कितनी बार है, S ये 2 बार है, और कहीं है S, और कहीं नहीं है, तो इसके बाद S आएगा। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, आप R देखिए, R क्योंकि S से पहले आता है, R एक बार आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने R लिखा। और R से पहले क्या आ जाएगा, आप P देखिए, है कहीं पे P, क्योंकि 16 है। 17 भी देख सकते हैं, 17 क्यों नहीं है यहाँ पे, तो आपने देखा सर मैं P देखूंगा, तो मेरा पास P भी आ गया।
और P है कहीं पे नहीं है। उसके बाद जो है मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, P के बाद O आ जाएगा, तो यहाँ पे O आ जाएगा क्योंकि वो 15 होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। उसके बाद क्या आ जाएगा 15, N है कहीं पे क्योंकि वो आपका, सॉरी पहले मैं N ही देखूंगा, N कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी N आ रहा है, यहाँ पे भी N आ रहा है, तो मैंने N लिखा। और कहीं है N? नहीं है। अब इधर देखिए, उसके बाद N भी आ गया, उसके बाद मैं M देखूंगा, M कहाँ पे है, या तो इसके प्लेस वैल्यू लिखो, फिर आंख बंद करके करो, मेरे पास स्पेस छोटा है, तो मैंने बोला सर इसके बाद मेरा M आना चाहिए। ठीक है, M भी आ गया, तो ये 13th भी आ गया। अब L है कहीं पे, L भी है, यहाँ पे देखो L यहाँ पे है, और कहीं है नहीं है, तो मैंने यहाँ पे L लिखा। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने यहाँ पे L लिखा। उसके बाद क्या आ जाएगा L, 11 क्या है तुम्हारा, K नहीं है यहाँ पे, 10 क्या होता है तुम्हारा O, सॉरी 10 तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा J, तो J तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसके बाद 9 यानी I देखो, I कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा I। बहुत बढ़िया। अब देखो ये I भी आ गया। उसके बाद और क्या है तुम्हारे, और तुम्हारा उसके बाद I से पहले क्या आ जाता है तुम्हारा, H आ जाता है, तो H भी यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, H भी आ गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7 क्या होता है तुम्हारा, 7 नहीं है, G भी नहीं है। उसके बाद बचे कौन से, बचे देखो कौन से है, जो भी है, E भी आ जाएगा। उसके बाद E आ जाएगा, E कितनी बार है, 1 2 6 है कहीं, 6 F है कहीं पे, नहीं है, F नहीं है, तो E आ जाएगा। फिर इसके बाद E 3 बार है, 1 2 3, तो आपने लिखा 1 2 3 E। उसके बाद जो भी आ जाएगा, मुझे नहीं लगता रिपीट हो रहा है क्योंकि अलग अलग है, यानी कि अगर आप इसको चेक करेंगे, B भी है यहाँ पे, अब B है, और उसके बाद एक और है शायद, जो भी है, A नहीं है, B है शायद, कोई एक मिस कर गया। अगर आप इसको देखेंगे ना अच्छे से, तो मुझे क्या देख रहा है, ये बोल रहा है आपको, अब ये सब करने के बाद जैसे भी मैंने किया है, ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट टू डू इट है, तो ये बोल रहा है आपको रिवर्स किया आपने, हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, कितनी पोजीशंस अनचेंज रही। आप इधर पे देखो, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा था, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, अनचेंज रहा, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, अपनी जगह पे वापस आ गए आई और आई, यानी 2। आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ दीज जो आपके वो बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस है ना, आई डू इट, दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे ये है, कुछ क्वेश्चंस में जो है जल्दी जल्दी जो हो जाएंगे, क्योंकि जो डायग्राम बेस्ड नहीं है वो दिखाऊंगा, और जो बचा हुआ है उसको मैं इंशाल्लाह रहमान कल क्लास में करा दूंगा। अब यहाँ वाला जरा देख लीजिए, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर्स। आपके पास 3 कलर है, एक रेड है, एक आपके पास ग्रीन है, एक आपके पास येलो है, RGY कलर। ठीक है, और आपको बोला है फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, यानी ये हमारे पास फ्लैग है कि जो स्ट्राइप्स है कितनी है, 4 है, यानी 1 2 और 4 आ गई। अब क्या कह रहा है वो किससे बनी है, R G और Y से बनी है। ठीक है, what is the number of different ways in which it can be done so that no adjacent stripes have the same color? बहुत आसान सवाल, ये मैंने इससे पहले जो है ये सिर्फ फ्लैग का एग्जांपल दिया, हमने परमिटेशन में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल पहला वाला, हमने पहला वाला फिल करेंगे, पहला वाला में कितने ऑप्शंस है, रेड भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, येलो भी हो सकता था, तो टोटल चॉइसेस जो पहले में है वो 3 को फिट करने की। आप समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। यानी 3 जो है पहले वाले में, 3 में से कोई भी हो सकता था, तो कितनी टोटल चॉइसेस है, 3। अब जो भी आपने यहां पे लगा दिया, एक कलर तो यहां पे बैठ गया ना, वो कलर यहां पे नहीं हो सकता, यानी अभी जो इसके पास चॉइसेस है वो 2 ही कलर की है। मान लो फॉर एग्जांपल रेड आपने ये चूज किया था, अब यहां पे रेड नहीं हो सकता, इसके पास चॉइसेस अब सिर्फ 2 की है। अब यहां पे जो चूज हो गया वो कलर यहां पे नहीं हो सकता। आई होप यू आर गेटिंग, यू कैन रिपीट द कलर्स बट सिर्फ एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो मुझे बोलो, अब यहां पे एक कलर फिर से फिट हो गया, अब इसके पास चॉइस कितनी है, एक नहीं है, इसके पास वापस 2 है, क्योंकि ये पहले वाले को भी फिर से यूज कर सकता है, यानी इसके पास भी कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाले कलर को यूज नहीं कर सकता। अब इस वाले में जरा देख लीजिए, इस वाले में कितनी चॉइसेस, यानी इसीलिए मैंने बोला था 2। इस वाले में कितनी चॉइसेस, सर इस वाले कलर को ये यूज नहीं कर सकता, बाकी 2 कलर्स को तो कर सकता है, यानी किसी भी 2, यानी इसमें 3 केस, इसमें 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस। अगर आप टोटल इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, क्या हमने ऐसे ही परमिटेशन में पढ़ा था, तो आपने बोला सर 3 × 2 × 2 × 2, व्हाट इज दिस, दिस इज 6 × 4, दैट इज 24 ways। इज दैट एनफ? कैरेट
I hope this is fine as well. Isn't it? यार ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है. आई हैव टू टेक देम अप. ओके, दिस वन, इसको भी देखूंगा मैं इंशाल्लाह, इसको भी देखेंगे, सबको देखेंगे जो भी बचे हुए हैं. बहुत जबरदस्त है. अगर आप देखना भी चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. मैं इसका हिंट दे देता हूं यहाँ पे. जैसे आपका PQRS है, बट इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट एवरीबडी वुड हैव, इवन इफ अगर ये पढ़ाया भी जाता है ना. हालांकि ये वाला मैकेनिज्म ऑफ रिपीटिशन मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व वो दिखा रहा हूं. आपने बोला इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम स्कोर्स, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली PQRS. 4 पेपर है आपके पास PQRS, मैक्सिमम मार्क्स उनका 100 है. मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स, ये एक इंटीजर वैल्यू है यानी डेसिमल नहीं है. अ स्टूडेंट कैन स्कोर 99 परसेंटाइल इन डिफरेंट वेज. इसने टोटल 99 परसेंटाइल लाया है. मुझे एक चीज बताइए, आपके टोटल मार्क्स 400 हो गए, हर किसी के 100 है, उसका 99 परसेंटाइल कितना आ जाएगा सर? 99 परसेंटाइल क्या होगा सर? 1% इसका कम करो, 1% इसका कितना हो जाएगा? 4, isn't it? तो वो कितना आ गया? 396. यानी बच्चे ने जो नंबर लाया वो 396 लाए. अब वो कैसे लाएगा ये नंबर? सर ऐसा भी हो सकता है उसने सब में 100 लाए और इसमें 96 लाया. ऐसा भी हो सकता है उसने सब में, अब ये 96 इसमें भी हो सकता था, इसमें भी हो सकता था, इसमें भी हो सकता. आई होप यू आर गेटिंग. यानी ये 4 नंबर इस सब्जेक्ट में भी कम हो सकता था, इस सब्जेक्ट में भी, इस सब्जेक्ट में भी. मैं केसेस बाद में बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं. ऐसा भी हो सकता था कि शायद इसने 100 और 100 इसमें दोनों में लाया, लेकिन इसमें क्या किया, इसने इसमें 98 लाया. हाँ 98 लाया, इसमें भी 98 लाया, 2 नंबर कम हो गए. ऐसा भी हो सकता है इसमें, जैसे इसने 99 100 लाए, इसने इसमें फॉर एग्जांपल 100 लाए, इसमें इसने 97 लाए, यानी 3 नंबर इसमें कम हो गया और इसमें 99 लाए. ऐसा भी हो सकता था, या 99 इसको 97, ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि सब में 1-1 नंबर कम हो गया, 99 99 सब में 1-1. और कौन सा केस बन सकता है? अच्छा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है ऐसे वाले केस की? ऐसे वाले केस की कितनी बनेगी? आपने बोला सर हमें 96 है, ये 4 नंबर कम हो गए, कितने सब्जेक्ट में हो सकता है? 4 में. यानी ओवरऑल जो इसके पास पॉसिबिलिटीज है वो 4 फैक्टोरियल की है ना, 4 फैक्टोरियल. लेकिन इसमें रिपीटिशन ऑफ 3 है, 3 एक जैसे है, क्योंकि अगर आप इनको शफल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमने क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल लिखा. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 into 3, isn't it? So this is, what is 4 factorial by the way equivalent? 4 factorial, you should always remember 4 factorial is 24. So this is 24 divided by this is 6. ये बन गए आपके 4 तरीके, है ना. और अकल की बात है, देखो कैसे मैंने लिखा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर रिपीटेशंस हुए हो तो वो चीज. आई होप दिस इज क्लियर. 4 तरीके, 4 तरीके कौन से हो गए? या तो इसमें 96 कम हुआ है, या तो इसमें हुआ है, या तो इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, यानी इस एक के 4 तरीके. अब जरा मैं इसमें देखूं, ये आपका क्या आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? देखो इसमें आपको क्या करना है, आप मुझे बोलिए. अब ये 98 है, तो अगेन यू हैव टू रीअरेंज देम. टोटल जो आपके पास वैल्यूज है वो 4 फैक्टोरियल है, लेकिन इसमें जो है आपको शफल करना है हर सब्जेक्ट में. यानी टोटल जो है 4 है तो 4 फैक्टोरियल वेज है, लेकिन नहीं सर वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन हुआ है 200 का और 298 का. तो मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2. तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4. तो इसका मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल, वो किसके बराबर? 6. यानी इस वाली पॉसिबिलिटी के कितने तरीके? 6. ठीक है, अब जरा इस वाले पे आ जाते हैं. इस वाले पे आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट सम ऑफ द पॉसिबिलिटी, शायद, पता नहीं, देख लेता हूँ. 100 100 97 99, और कोई तरीका तो नहीं बचा था. अगर मैं इसमें 95 तो कम कर ही नहीं सकता था, 96 भी कर लिया, 97 भी एक को रखा, 98 भी रखा, 99 भी. सर शायद मैंने सारा कर लिया, नहीं वो हो गया है शायद. ठीक है, अब अगर मैं इस वाले तरीके के देखूं कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है. आप देखो ना, ये सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, या ये, या ये, या ये, या का मतलब होता है और में जो है एडिशन लग जाएगा. अगर मैं एंड बोलूं तो वो आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. मैंने पढ़ाया हुआ है. ये बन जाता आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये 100 100 सेम दिख रहा है तो इसका डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लगेगा. सो दिस विल बी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. ये बन गया 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 12. सो दिस इज 12 पॉसिबिलिटीज हियर. If you will see this one now, 9999999, total possibilities is 4 factorial.
और चारों रिपीट हुए हैं तो 4 फैक्टोरियल। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो आपके 9999 है इसकी पॉसिबिलिटी आने की एक ही है। इट डज नॉट मैटर इसमें हुआ है उसमें हुआ है, ये एक ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, ये हुआ 8, ये हुआ आपका कितना हुआ, ये 14, ये हुआ आपका, यार कोई तो छूट गया मुझसे, हाँ छूट गया है शायद, मैंने 100 वाले ले लिए, 100 3 ले लिए, 100 मैंने इसमें भी ले लिया, हाँ छूट तो गया है यार। इधर देखो ये सारे केसेस बन गए, अभी देखो और भी केसेस है, इधर से सारे देखेंगे, इधर से सारे देखेंगे, देखो ये बन गए 8, ये बन गए 14, ये बन गए 26, अभी तो 27 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो 3 100 भी लिए, 2 में 100 लिया, 2 में 100 लिया। अब जरा मैं एक चीज और, मैंने किसी में 100 नहीं लिया, ऐसा भी तो हो सकता था PQRS में एक ने 100 लाया, दूसरे में फॉर एग्जाम्पल इसने, क्योंकि ओवरऑल मुझे करने हैं 4 नंबर कम, तो 4 नंबर में ऐसे कम कर सकता हूँ, 3 में कम कर सकता हूँ। मानो इसने 99 लाया, इसने 99 लाया, इसने 8 ला ली, ऐसा भी तो हो सकता था। अगर आप इसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कितनी बन जाएंगे, ठीक है, ये शफल भी हो सकता था, 100 इधर चला गया, वो इधर चला गया, इसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कोई रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी 2 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू, अभी हमने देखा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 6 इंटू 12, दिस 12, ये भी बन रहा है। ये क्या हो गया मुझसे, कहीं तो ज्यादा नहीं हो गया, माई राइट, आई चेक इट आउट, ओके, ये मैं चेक करता हूँ, अलग अलग कर दिया था मैंने, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। इट्स एक्चुअली गेटिंग वेरी लेट ना, आई एम द ओनली वन हेयर, so you can think of this one, how eagerly I was trying to tell you that how these things are done, but I will definitely teach you this। ये मैंने 100 इसमें 6 किया था, इसमें 2 कम कर दिया, इसमें जब 2 कम कर दिया तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया 4 इंटू, या आई हैव डन ऑल ऑफ दिस थिंग। क्या बन रहा है फिर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 4 फैक्टोरियल इज नथिंग, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे ठीक है, ये दूसरे वाले का मैंने इसका 4 लिखा है, 4 मैंने फालतू का ऐड कर दिया है ना, ओ आई एम वेरी सॉरी, ये बराबर है सर, ये 4 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया था, मैंने बराबर लिखा है, ये देखो ये 4 बना, ये 6 बन गया, इसके 12 तरीके, इसका 1 तरीका, और इसके कितने तरीके, 12 तरीके, जरा ऐड कर लो। आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैंने ऊपर एक एक्स्ट्रा 4 लिखा था, वो इसीलिए मैं ऐड करके एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसीलिए मैं सोच रहा था ऑप्शन में क्यों नहीं है। तो ये देखिए ये बनेगा 4 + 6 प्लस और क्या आपका 12 तरीके, और आपका 1 तरीका ये वाला, और आपके 12 तरीके और, so this is 10, this is 24, 34 plus 1 is 35, this was your answer, it was absolutely correct। oh ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, think this is more than enough। I've already, ये वाला क्वेश्चन जैसे आप देख लीजिए, ये वाला, haven't I shown you how to do this? It is best to make a magic square in this one। मैजिक स्क्वायर ये आपको मैंने हमेशा बोला है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, isn't it? और यहाँ पे इक्वालिटी होता है, जस्ट टू रिमेंबर, यानी अगर ये 2 साइन आएगी आंसर हमारा हमेशा ये वाला होगा, अगर ये 2 आ गया आंसर ये होगा, अगर ये और ये आ गया तो आंसर हमेशा ये होगा। इक्वालिटी के साथ जो भी साइन आएगी वो आएगी, लेकिन अगर ये साइन जाएगी इट विल नॉट बी डिफाइंड, ये साइन आ गई इट विल। अब लेकिन जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे किया हुआ है, ये कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही चीज बोला था, आप जरा दिखाया करें, आप इसी हिसाब से बनाओ। मैंने कैसे बोला है, जैसे ये लिखा a + b मीन्स a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b, ना ये छोटा है ना ये बराबर है, तो अकल की बात है, a + b का मतलब होता है कि a बड़ा है, तो इसका मतलब है इधर बड़े की जगह जो है मैं यहाँ पे प्लस डाल दूंगा, यहाँ पे प्लस लिख लिया मैंने। a - b मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है, अगर a b से बड़ा नहीं है तो a जो है b से क्या हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है, तो वो ये वाली साइन आ गई, यानी यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाल दिया। ऐसे करते हैं सवाल को। अब इसके बाद वो पहले कन्वर्जन नहीं किया जाता है, जैसे आधे करवाते भी है, ठीक है, तो इसीलिए सीखो यार। a क्रॉस b मीन्स a इज नॉट स्मॉलर देन b, अगर a छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यानी यहाँ पे जो साइन है वो मेरी क्रॉस की है। और डिवाइड का मतलब है a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू b, यानी इसका मतलब है स्मॉलर है, तो यहाँ पे आपका डिवाइड आ जाएगा।
और a प्लस माइनस का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, और यहां पे मैंने जो साइन डाली प्लस माइनस की साइन डाल दी। अब इससे क्या इजीनेस हो जाती है, अगर मुझे कहीं पे भी प्लस और मल्टीप्लाई का साइन एक साथ दिखा, आंसर हमेशा प्लस होगा। अगर कहीं पे भी मुझे माइनस और डिवाइड दिया तो आंसर हमेशा डिवाइड होगा। अगर कहीं पे मुझे प्लस और प्लस माइनस का साइन दिया, आंसर प्लस होगा। कहीं पे भी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का साइन दिया, आंसर मल्टीप्लाइड होगा। ये और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक जबरदस्त चीज है। हाँ ट्रिक बन जाती है, लेकिन ये कंसेप्चुअल चीज है। अब देखो क्या बोला गया है, कह रहा है स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट को लिखो मत, ये लिखो कि कंक्लूजन किस किस के बीच में दिया है, Q से T तक। आधे बच्चे जो है, आधे जो है, इनफैक्ट नॉट जस्ट बच्चे, मैनी पीपल डू दिस, वो ये लिखने बैठे, इससे कुछ नहीं होगा। कंक्लूजन Q से T तक है, यानी Q से T तक रिलेशन बनाओ भाई। मुझे पहले Q से जो है P तक तो जाना पड़ेगा इस फॉर्म में, उसके बाद जो है P से मैं जाऊंगा T तक, मेरी रिलेशन बन गई। पहले Q से T तक जब मैं गया, वहां पे आ गया क्रॉस, लेकिन मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूं, तो क्रॉस का उल्टा मतलब होता है, आपने बोला माइनस। अब चलो इधर P से मैं गया T तक, उसका आंसर है फिर से आपका माइनस, क्योंकि इसी दिशा में माइनस, और माइनस तुम्हारा हमेशा होगा माइनस ही। यानी इसका मतलब ये है, इधर से सारे नजर रखेंगे, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस, और ये जो मुझे बोल रहा है Q से T तक, वो बोल रहा है प्लस एंड माइनस T, यानी प्लस और माइनस T दिया है। ये सरासर गलत। आई होप यू आर गेटिंग इट, डू यू अंडरस्टैंड। आगे चलो, कंक्लूजन T क्या बोल रहा है, S से Q तक। आप देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ना कुछ लिखा ना कुछ किया, इसीलिए बता रहा हूं। S से Q तक चला गया। अगर मुझे S से Q तक जाना है, पहले मैं S से जाऊंगा, पहले रिलेशन ढूंढो। ये कंटिन्यूटी में नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले मैं S से R जा सकता हूं, फिर R से शायद T जाऊंगा, बिल्कुल, फिर T से P जाऊंगा, उसके बाद P से Q जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। अब जब मैं S से R चला गया, उल्टी दिशा में चला गया, तो सिंबल चेंज होगा, प्लस माइनस चेंज होके क्या बन सकता है, ये तो इक्वालिटी है, ये तो हमेशा प्लस माइनस ही रहेगा, इक्वल को तो कोई चेंज आती नहीं है। अगर मैं डिवाइड देखूं तो टेढ़ा जा रहा हूं, डिवाइड का टेढ़ा ऊपर वाला बन जाएगा, यानी प्लस बन जाएगा, इसका प्लस बन गया। इधर चलो आप, फिर से माइनस का टेढ़ा क्या है, माइनस का टेढ़ा आपका मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर देखिए ये वाला आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। अब यहां पे देखेंगे सारे, P से Q उल्टी दिशा में, यहां पे क्रॉस दिया हुआ है, सॉरी सीधी दिशा में, तो इसका आंसर क्रॉस। अब अगर आप क्रॉस एंड क्रॉस देखें तो इसका आंसर क्रॉस और क्रॉस हमेशा क्रॉस ही बनेगा। अगर प्लस एंड प्लस माइनस देखे तो इसका आंसर प्लस बनेगा। अगर क्रॉस और प्लस देखेंगे तो आंसर हमेशा आपका प्लस होगा। तो अगर इसने प्लस लिखा है तो बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर निकल गया। सर इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ऐसे किया जाता है इसको सॉल्व। मजा आ गया तो प्लीज एंड प्लीज go and share it and definitely drop down your comments how you liked it. Okay, I'm trying to provide you with the best quality, and it's really, it will be a really dream come true if somebody among you will get selected and I will be a part of his or her learning curve. So with this I will say that take care of yourself, okay. Do watch this video very properly at home, okay, and from now onwards take it very seriously, okay. Take this subject seriously, and once you will take it seriously you can make it fun, otherwise this is no fun. This really is not fun, okay. Thank you very much. If there is some more questions check it out, and शायद अब उतने नहीं है, बस वो एक दो रह गए। ये वाला एक था, ये वाला जैसे एक है, ये वाले दो, ये भी दिखा लेता हूँ यार। अब इतना कर दिया तो इतना तो बनता ही है हमारे पास, ये भी मैं देख लेता हूँ। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है, ये वाला जरा देखे। व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस? इट्स टू लेट, इट्स 6:23 है, टू लेट। व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस? क्या है मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस? ये देखो भाई, ये तुम्हारा 2 बार आ रहा है, फिर तुम्हारा y 3 बार आ रहा है, x 4 बार आ रहा है। अच्छा कुछ क्लियर हो रहा है? हो गया। यानी ये पीछे पीछे जितना बढ़ रहा है ना उतना ही बढ़ रहा है। ये देखो ये 2 बार आ गया, ये फिर 3 बार आ गया, ये फिर 4 बार आ गया, ये तुम्हारा 5 बार आ गया होगा, जो इससे पहले होगा वो तुम्हारा 6 बार आ गया होगा। अच्छा सर a कितनी बार आया होगा? फिर सर a आया होगा, अगर ये z 1 से स्टार्ट होता तो a 26 बार आ जाता, लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो गया तो ये 27 बार आएगा, है ना। सबको एक एक ऐड हुआ है ना, ये बैक काउंटिंग चल रही है। अदरवाइज बैक में जो आपका z का वैल्यू होता है वो 1 होता है। बैक काउंटिंग में अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो इसका वैल्यू फिर 1 होता है, इसका फिर 2 होना चाहिए। तो एक एक,
यानी अब आप क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है इन सब का मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इसकी 2 टर्म्स, इसकी 3 टर्म्स, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 27, यानी बेसिकली आप करना आपको ये है, पहले ये आप टोटल देखो, ये चलते जाएगा 27 तक, मतलब 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 27 तक चलेगा। तो ये आपको देगा नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स है। डू यू अंडरस्टैंड? उसी का फिर हमें मिडल निकालना है। लेकिन सर इसको करोगे कैसे, ऐसे ऐड करोगे? नहीं सर, एक काम करो ना, 1 खुद से जोड़ दो, लास्ट पे 1 काट देना। अब मैंने ये क्यों किया सर, दिमाग लड़ाया मैंने। कैसे दिमाग लड़ाया? 1 + a जब करोगे 1 से 27, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको पता है n × n + 1 / 2 होता है, यानी 27 × 28 / 2 हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे 14। अगर 27 × 14 करेंगे, 27 से 10 अगर करोगे तो 270, अगर 27 से 4 किया तो ये आ जाएगा आपका 108। 170 जो है, 270 और 108 हो गया आपका 307। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन ये आपका टर्म नहीं है, आपने एक फालतू में जोड़ दिया था, उस एक को घटाओ तो आपने बोला सर हमारी कितनी टर्म्स है, 377 तुम्हारी टोटल टर्म्स है। अब आपको देखना है इसका एग्जैक्टली बीच वाली टर्म कौन सी होगी। अगर आप बीच वाली इसकी देखेंगे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, क्या आप देख सकते हो 183 यहां से, 183 यहां से, और बीच वाली कोई टर्म होगी, यानी 183 टर्म्स यहां से होगी, 183 टर्म्स यहां से होगी। टर्म्स इन द सेंस आप समझ रहे हो ना, ठीक है, रिपीटिशन। तो ये आ जाएगा 360, नहीं यार गलत लिखा कर दिया, ये आ जाएगा 377 है। मैं भी असली में काफी थक गया। ये आ जाएगा 188 यहां से, 188 यहां से, ये हो गया 376, और बीच में एक और टर्म आ जाएगी, यानी इस टर्म के यहाँ पे 188 टर्म्स है, यहाँ पे 188। तो अब बीच वाली देखनी है, यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अपनी 189th टर्म बोलो कौन सी होगी। तो मुझे एक चीज बोलो, 27 सबसे पहले तुम्हारा किसका होगा, ए का। बी कितने हो गए तुम्हारे 26, सी कितने हो गए तुम्हारे 25, डी कितने हो गए तुम्हारे 24, ई कितने हो गए तुम्हारे 23, एफ कितने हो गए तुम्हारे 22। आगे और चलूं, 1 2 3, हाँ चलना पड़ेगा। एफ, जी कितने हो गए तुम्हारे, जी कितने हो गए 21, आई कितने हो गए तुम्हारे 20, अच्छा आई, जे कितने हो गए तुम्हारे 90। अभी ऐड कर लो इसको, इसके 27 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 53, ये हो गया 78 और ये हो गया तुम्हारा 102, 78 और ये, ठीक है 102 और ये हो गया 125 और ये हो गया 147 प्लस दिस इज 168 प्लस 20 कितना होता है 168 प्लस 20, कहीं बराबर हो, ये 188 आ गया, ये 189 जो है फिर तो मेरी जे टर्म आ रही है, ठीक है बराबर आ गया, ये जे टर्म है, क्योंकि 188 टर्म जो है वो आपकी आई आ रही है। फिर से देखो 27 ऐड कर लेना प्रॉपरली, ये आ गया 53 78 102, 78 प्लस 24 इज 102 प्लस दिस इज 125 प्लस 22 इज 147 प्लस 21 इज 168 प्लस 20 इज 188। अब आई वाली सारी खत्म हो गई, यानी 188 टर्म जब आप देखोगे वो तुम्हारी आई थी, उसके बाद जो नई टर्म आएगी वो तुम्हारी जे की होगी, यानी मिडिल टर्म जो तुम्हारा है वो तुम्हारा जे है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया यार, ये बहुत लेवल जो है काफी ऊपर ले गए हैं ये, ठीक है इस सवाल को। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी आसान सा है, ये मुश्किल नहीं है, नॉट अ बिग डील। अभी और भी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, इतने सारे कवर करने थे, इसमें तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा आराम से, 4-5 घंटे का बन जाएगा। तो एनीवेज, इन अ पार्टी 75% टूक टी, 75 पीपल ने जो है उन्होंने टी लिया है, 75, इसको अंदर मत लिखा करो, बाहर लिखो। उसके बाद 60% टूक कॉफी एंड 15% टूक बोथ टी एंड कॉफी, यानी ये वही वाला चीज, क्या कितने ने लिया है कॉफी, ठीक है, एंड 15% टूक बोथ टी एंड कॉफी, दोनों ने टी और कॉफी कितनों ने लिया है, 15%। मैंने यहाँ पे 15 ऊपर लिखा, बीच में नहीं लिखा, ठीक है अभी रुक जाओ। नो वन टेकिंग, यानी मिल्क भी आ रहा है, यहाँ पे मिल्क का भी इंटरसेक्शन आ गया, मिल्क। अब यहां जरा पढ़ते क्या है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी जो आपका चाय पीता है वो कभी भी मिल्क पीता ही नहीं है, यानी इसका मतलब है चाय और मिल्क कोई भी नहीं पीता।
अरे जब चाय और मिल्क कोई नहीं पीता, ये ऐसे वाले बंदे भी कोई नहीं होंगे जो तीनों पीते हैं, क्योंकि उसमें तो चाय और मिल्क दोनों को एक साथ पीनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है। ये सारा पोर्शन जो है 15 था, तो इसका मतलब ये 15 होगा। ये भी तुम्हें क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, यानी इस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सारा कुछ ना कुछ पीते ही पीते, या तो ये पीगे ये पीगे ये पीगे, इनकी कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। अब मुझे एक चीज बताओ अगर ये टोटल 75 है, इसमें ये 15 है, तो ये 60 होगा। अगर ये टोटल 60 है, मुझे ये पता ही नहीं है ये क्या है। जब ये मुझे पता ही नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या है, मैं अब यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर सकता था, ठीक है। तो इसी तरह मुझे ये भी नहीं पता ये कितना है, यानी मुझे इनका आइडिया थोड़ा सा मिलना चाहिए, तभी जाके मैं आंसर निकाल सकता। एनीवेज, नाउ ही इज गिविंग मी समथिंग। स्टेटमेंट 1, 50% टू मिल्क, ठीक है, 50% टू मिल्क। अगर मैंने 50% टू मिल्क, क्या मैं निकाल सकता हूं टोटल बंदे कितने हैं? सर कहां से निकालूंगा, सॉरी, 50% टू मिल्क, यानी ये पूरा जो पोर्शन है वो 50 है, लेकिन उसमें ये कितना है और ये कितना है मुझे पता ही नहीं चल रहा। जब ये पता ही नहीं चल रहा है, इसका भी आंसर नहीं निकलेगा इतने से। अब लेकिन इतना है कि मैं टोटल बोल रहा हूं 50 है। एक सेकंड, अब जैसे दूसरा वाला लिया, नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी is 5 times the number of persons who took milk only. Who took milk only? Do you understand what I am saying? Let us suppose जिन्होंने सिर्फ number of persons who attended the party, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अटेंड किया वो 5 गुना है किसके? जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है? मिल्क लिया है, यानी ये तुम्हारा टोटल है। और ये x क्या है? जिन्होंने खाली मिल्क पिया है, ये पोर्शन वो होगा। मान लीजिए ये अगर x रखा मैंने, अब मुझे बोलो अगर ये x है तो अगर मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को भी साथ ले लूं तो क्या ये वाला पार्ट आपका 50 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? क्योंकि ओवरऑल जो ये है टोटल ये 50 है। दोनों स्टेटमेंट्स की मदद से देख रहा हूं अब, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी काफी नहीं था, ये स्टेटमेंट भी काफी नहीं लगा, अब दोनों की मदद से देख रहा हूं। अब अगर ये x है, ये है, अब मुझे एक और चीज बोला गया है, ये टोटल 60 है। अगर ये टोटल 60 है तो मुझे आप बता सकते हैं ये कितना आएगा, ये वाला पोर्शन कितना आएगा? सर ये आएगा 60 में से मैंने क्या रिमूव करना है? मैंने रिमूव करना है, हाँ इधर देखो, टोटल ये 60 है, 60 में से मैंने रिमूव तुम्हारा पहले 15 कर दिया, ये वाला पोर्शन बोल रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड? रिमूव 15 कर दिया प्लस 50 माइनस एक्स रिमूव कर दिया, ये प्लस बन जाएगा। यानी इतना मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूं, तभी जाके आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपका होता है 65, तो ये बन जाएगा x माइनस 5, बनेगा x माइनस 5, तो ये यहाँ पे क्या आ गया? x। यानी वो लोग जो, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ बाय द वे, ओके, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको समझ आ गया। अब जरा आप टोटल देख लीजिए, मुझे बोला गया टोटल 5x के बराबर है, हमारे हिसाब से टोटल क्या बन रहा है? आपने बोला सर हमारे हिसाब से टोटल बन रहा है 60 प्लस x माइनस 5 प्लस 15 प्लस 50 माइनस x प्लस x, यही बनेगा। ये देखो ना, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, अलग अलग ऐड कर दिया, और ये जो है तुम्हारा 5x के बराबर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 60, ये बन गया 75, ये बन गया 125, माइनस 5 हो गया 120, और यहाँ से x है और कहीं x है, ये और ये x कट जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, ये बन गया 4x। तो बिल्कुल आप आंसर निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। मैं तो इसके आंसर भी निकाल दूं, ये तुम्हारा 25 बनेगा, ये तुम्हारा जो है कितना बनेगा? ये तुम्हारा 20 बन जाएगा, और तुम्हारा सब कुछ आंसर निकल गया। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, लेकिन आपसे ये नहीं बोला था कितने निकाल रहे, कह रहे कितने आपकी जरूरत पड़े स्टेटमेंट्स इसको। The question can be answered by using one of the statements alone, but cannot be answered by using another statement. क्या एक ही स्टेटमेंट से निकला आपका? नहीं सर। The question can be answered by using either statements alone. No. The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using either statements alone. Absolutely right. Do you understand? तो ये वाला आपका ऑप्शन, यानी मैंने दोनों यूज किए, उन दोनों की वजह से मेरा जो है ये आंसर निकल गया। आई होप दिस। अब ये वाला एक देख लीजिए, और दिस विल बी द लास्ट वन, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, ओके। p प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन, तब आपका ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड डाल दिया, लेकिन है वही जो पढ़ा होता है, ठीक है। इफ p, ये खुद दे रहा है आपको, क्या दे रहा है? p प्लस क्यू माइनस आर जो है वो बड़ा है, किससे दिया है? बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर, और ये बोल रहा है कि ये सारे इंटीजर,
अब यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, यहाँ Q है, इसको जरा इधर उधर शफल कर ले। अगर आप इसको शफल कर लेते, ये यही कह रहा है ना, P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इस R को इधर ले लूं, देखो ये P और P सेम है तो इस दोनों साइड से कट जाएगा। इस Q को इधर लिया तो ये बन गया 2Q, है ना। इस R को इधर लिया तो ये बन गया 2R, यानी 2Q जो है वो बड़ा है किससे, 2R से। 2 और 2 को काट दिया, यानी इन शॉर्ट इसके कहने का मतलब है Q जो है R से बड़ा है। इसका मतलब कहने का है Q जो है R से बड़ा है इन दो का, ठीक है। ये पूछ रहा है, इस सब का मतलब ये है Q, ये कह रहा है ना, इज P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन दिस 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 व्हेन दिस इज। इस उल्टा करके मैं ये बोल रहा हूं, इस पूछने का मतलब है इज Q ग्रेटर देन R, ये पूछ रहा है ये। इस पूरे का मतलब है इज Q ग्रेटर देन R। तो आप जरा देखो, पहला क्या दे रहा है, कह रहा है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव। भाई P माइनस क्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है P जो है Q से बड़ा है, लेकिन हमें चाहिए रिलेशन Q और R के बीच। तो यहाँ पे मुझे बस इतना पता चल रहा है P जो है Q से बड़ा है, तो ये सफिशिएंट है ही नहीं। तो एक तो पहले ही पता चल गया, स्टेटमेंट 1 तो है, सफिशिएंट है ही नहीं। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है P माइनस आर इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है यहां से मुझे पता चला R जो है वो P से बड़ा है। ओ भाई R जो है P से बड़ा है। अगर मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखूं, R P से बड़ा है, मुझे चाहिए रिलेशन Q और R के बीच में, ये भी सफिशिएंट नहीं है। इंडिविजुअली दोनों सफिशिएंट नहीं है। अब जोड़ के देखो, ये बोल रहा था P बड़ा है Q से, और ये बोल रहा है R बड़ा है P से, तो R बड़ा है यहाँ पे P से। तो ओवरऑल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, R जो है वो क्या निकल गया आपका, डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो। P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है P बड़ा है, और यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। Absolutely right. Which one of the following is correct? The question cannot be answered by using both the statements together, but cannot be answered using either statements alone. The question can be answered by either of the statements. Obviously, you have to take both the statements. By the way, I am very sorry. जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इधर आप आराम से देख लीजिए, मैंने इसका साइन यही रख लिया ना, इसका ये साइन रख लिया ना। जब मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, देखो Q माइनस आर, इसका मतलब क्या होता है Q माइनस आर? Q माइनस आर बड़ा है किससे? यहाँ पे देखेंगे Q माइनस आर इज ग्रेटर देन R माइनस क्यू, यही दिया था। इसका मतलब क्या है, Q माइनस आर इज ग्रेटर देन R माइनस, ठीक है। इसको मैंने इधर लिया, इसको मैंने इधर लिया, यानी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसको आप इधर से भी देख सकते हैं, जब मैंने इसको इधर लिया वही शिफ्ट लगा, ठीक है। इसमें आपका रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने ये चीज चेक किया, यहाँ से मुझे ये चीज जो है, एक्चुअली मैं यही चीज देखना था, और मुझे जो है is this equivalent to this, मतलब which of the following is correct in respect of the above question and the statements। तो ये चीज चाहे करेक्ट हो क्या नहीं हो, ठीक है। I do not care about that, is it clear? What I mean to say is that both the statements were required to answer this question। इसने ये नहीं बोला क्या आपका सही आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया Q is greater than R, यहाँ से मुझे मेरा क्या निकल रहा है, R is greater than, ये सॉरी R is greater than Q। ये बोल रहा है आप इसको आंसर करना है, इस क्वेश्चन को, चाहे सही दिया है या गलत दिया है। कितने स्टेटमेंट से हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करना है। तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, बट कैन नॉट बी आंसर्ड इन आइदर ऑफ द। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू। So that's all. If there is any question that is left, there is left 2 3। अब यहाँ पे ये वाला बड़ा आसान सा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस काफ़ी आसान से है, बहुत आसान है ये वाले। आई विल टेक इट अप, ये 4-5 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 6-7-8 क्वेश्चंस इनफैक्ट अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसमें हम बनाएंगे अपना तीसरा सेशन, जो थर्ड वाला होगा वो उसको कवर करेंगे, बिकॉज इट्स रियली टू लेट नाउ एंड दिस वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग। Okay, thank you very much. I am making it as comprehensive as possible so that it becomes a learning for you. Take care of yourself and enjoy your life. Thank you very much.